How to live on 24 hour a day. Audiobook. Visit channel for listen more self-growth books. Thank you coming. प्रस्तावना जोएल फोर्टिनोस द्वारा अर्नोल्ड बैनेट द्वारा दिन में 24 घंटे कैसे जीते हैं मूल रूप से 1910 में प्रकाशित हुआ था और तब से प्रिंट से बाहर नहीं हुआ है। इसने दुनिया भर के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित किया है और लाखों प्रतियां बेची हैं। लेकिन एक सदी से भी अधिक समय पहले प्रकाशित एक किताब हमें 21वीं सदी में क्या सिखा सकती है। आखिरकार हमारा जीवन पहले से कहीं अधिक व्यस्त और अधिक जटिल है। वास्तव में कभी कभी ऐसा लगता है कि समय तेजी से और तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास उन चीजों को करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो वे करना चाहते हैं। जैसा कि यह पता चला है 21वीं सदी में जीवन सतह पर जितना अलग लगता है 1900 के शुरुआती दिनों के जीवन से अलग नहीं है। अभिभूत महसूस करने के मुद्दे, बहुत कम समय होने और यहाँ तक विलंब भी तब सामान्य विषय थे। उस समय की तुलना में अब समय अलग लग सकता है, लेकिन समय का मुद्दा कालातीत हो जाता है। दिन में 24 घंटे कैसे जिएं, यह अपने संदेश के साथ उल्लेखनीय रूप से सही समय पर है। पुस्तक में लेखक द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा और कुछ उदाहरण दिनांकित लग सकते हैं, लेकिन अवधारणाएं थोड़ी पुरानी नहीं हैं। बहुत से लोग कह सकते हैं कि समय कीमती है, लेकिन बेनेट एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि समय वास्तव में मुद्रा की तरह है। हर दिन हमें खर्च करने के लिए ठीक 24 घंटे मिलते हैं। सभी को समान राशि मिलती है, लेकिन हर कोई अपने घंटे एक जैसे नहीं बिताता है। अपने समय को अधिकतम करने के लिए बेनेट लिखते हैं, हमें अपने समय को अपने कार्य दिवस 8 घंटे और अपने व्यक्तिगत दिन 16 घंटे में विभाजित करना चाहिए। फिर हम वह 16 घंटे लेते हैं और उसका बजट करते हैं जैसे हम पैसे देंगे। बेनेट दिखाता है कि हम में से प्रत्येक अपने दिन में अतिरिक्त समय कैसे निकाल सकता है, अपने जीवन से क्या काटना है और किस पर ध्यान केंद्रित करना है। और हमें जो अतिरिक्त समय मिल सकता है उसका हमें क्या करना चाहिए। बेनेट हमें उस समय का उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, महान कला या कार्यों के साथ जो हमारे जीवन को गहरा और समृद्ध बनाते हैं, जो बदले में हमें अपने दिन के प्रत्येक घंटे को संजोने और स्वाद लेने की अनुमति देता है, बजाय यह महसूस करने के कि समय हमारी उंगलियों से फिसल रहा है। असहाय महसूस करने के बजाय हम अपने दैनिक आवंटन के नियंत्रण में हैं। अर्नोल्ड बैनेट कौन थे? 1867 में यूके में जन्मे। अपने जीवन के दौरान वे एक पत्रिका संपादक, एक सफल उपन्यासकार और यहाँ तक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के प्रचार के निदेशक भी बने। उनके कई उपन्यास दुनिया भर में बेस्ट सेलर थे। उन्होंने कुछ गैर कथाएं भी लिखी और हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स ए डे इन किताबों में से एक है। जबकि उनके उपन्यास और अन्य पुस्तकें फैशन से बाहर हो गई हैं और लोकप्रियता से फीकी पड़ गई हैं, हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स ए डे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी व्यवहारिक जानकारी के साथ पहुंच गया है। जैसा कि आप पढ़ते हैं, दिनांकित उदाहरणों के बजाय उनके विचारों और कार्यक्रम पर ध्यान दें। दिन में 24 घंटे कैसे जीते हैं, इसे पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन इस पुस्तक के पाठ आपके जीवन के बाकी हिस्सों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस संस्करण की प्रस्तावना। यह प्रस्तावना, हालांकि शुरुआत में रखी गई है, एक प्रस्तावना के रूप में होना चाहिए, पुस्तक के अंत में पढ़ा जाना चाहिए। मुझे इस छोटे से काम के बारे में बड़ी मात्रा में पत्राचार मिला है और इसकी कई समीक्षाएं, उनमें से कुछ लगभग किताब जितनी लंबी हैं, छपी हैं। लेकिन शायद ही कोई टिप्पणी प्रतिकूल रही हो। कुछ लोगों ने स्वर की तुच्छता पर आपत्ति जताई है, लेकिन जैसा कि स्वर नहीं है, मेरी राय में बिल्कुल भी तुच्छ नहीं है, इस आपत्ति ने मुझे प्रभावित नहीं किया और अगर कोई भारी भर्त्सना नहीं की गई होती तो शायद मैं लगभग आश्वस्त हो गया होता कि वॉल्यूम बेदाग था। हालांकि एक और अधिक गंभीर सख्ती की पेशकश की गई है, प्रेस में नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से ईमानदार संवाददाताओं द्वारा, और मुझे इससे निपटना होगा। पृष्ठ 20 का एक संदर्भ दिखाएगा कि मुझे इस अस्वीकृति का अनुमान था और मुझे डर था। जिस वाक्य के खिलाफ विरोध किया गया है वह इस प्रकार है: अधिकांश उदाहरणों में वह सामान्य व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए एक जुनून महसूस नहीं करता है, सबसे अच्छा वह इसे नापसंद नहीं करता है। वह अपने व्यवसाय के कार्यों को कुछ अनिच्छा के साथ शुरू करता है, जितनी देर हो सके, और वह उन्हें जितनी जल्दी हो सके खुशी के साथ समाप्त कर देता है। और उसके इंजन, जबकि वह अपने व्यवसाय में लगा हुआ है, शायद ही कभी अपने पूर्ण HP पर होता है। मुझे विश्वास है, अचूक ईमानदारी के लहजे में, कि कई व्यवसायी हैं, न केवल उच्च पदों पर या अच्छी संभावनाओं वाले, बल्कि मामूली अधीनस्थ जिनके पास कभी बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं है, जो अपने व्यावसायिक कार्यों का आनंद लेते हैं, जो करते हैं, जो कार्यालय में यथासंभव देर से नहीं पहुंचते और जितनी जल्दी हो सके प्रस्थान करते हैं, जो एक शब्द में अपने पूरे बल को अपने दिन के काम में लगा देते हैं और इसके अंत में वास्तव में थके हुए होते हैं। मैं इस पर विश्वास करने के लिए तैयार हूं। मुझे विश्वास है, मुझे यह पता है, मैं इसे हमेशा से जानता था। लंदन और प्रांतों दोनों में व्यापार की अधीनस्थ स्थितियों में लंबे साल बिताने के लिए मेरा बहुत कुछ रहा है, और यह तथ्य मुझसे बच नहीं पाया कि मेरे साथियों के एक निश्चित अनुपात ने दिखाया कि उनके कर्तव्यों के लिए एक ईमानदार जुनून क्या है, और उन कर्तव्यों में लगे रहते हुए वे वास्तव में पूरी तरह से जी रहे थे जिसमें वे सक्षम थे। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये भाग्यशाली और खुश व्यक्ति शायद जितना उन्होंने अनुमान लगाया था उससे अधिक खुश बहुमत या बहुमत जैसा कुछ भी नहीं बनाते हैं और न ही बनाते हैं। मुझे विश्वास है कि व्यापार के सभ्य औसत कर्तव्यनिष्ठ पुरुष, आकांक्षाओं और आदर्शों वाले पुरुष एक नियम के रूप में वास्तव में थकी हुई रात के घर नहीं जाते हैं। मुझे विश्वास है कि वे अपनी आजीविका कमाने के लिए ईमानदारी से जितना हो सके उतना नहीं, बल्कि खुद को कम से कम लगाते हैं, और यह कि उनका व्यवसाय उनकी रुचि के बजाय बोर करता है। फिर भी मैं मानता हूं कि ध्यान देने योग्य होने के लिए अल्पसंख्यक पर्याप्त महत्व का है, और मुझे इसे पूरी तरह से अनदेखा नहीं करना चाहिए था जैसा मैंने किया था। मेहनतकश अल्पसंख्यक की सारी कठिनाई को मेरे एक संवाददाता ने एक बोलचाल के वाक्य में डाल दिया। उसने लिखा, मैं भी उतना ही उत्सुक हूं जितना कोई अपने कार्यक्रम से अधिक करने के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन मैं आपको यह बताने की अनुमति देता हूं कि जब मैं शाम 6:30 बजे घर पहुंचता हूं, मैं इतना ताज़ा जैसा कुछ भी नहीं हूं जितना आप कल्पना कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अब मुझे यह बताना चाहिए कि अल्पसंख्यक जो अपने दैनिक व्यवसाय के कार्य में जोश और उत्साह के साथ खुद को झोंक देते हैं, बहुसंख्यकों के मामले की तुलना में असीम रूप से कम निंदनीय है, जो अपने आधिकारिक दिन के दौरान आधे अधूरे और कमजोर होते हैं।
पूर्व को सलाह की कम आवश्यकता होती है। कैसे जीना है? किसी भी तरह से अपने आधिकारिक दिन के दौरान कहते हैं 8 घंटे वे वास्तव में जीवित हैं, उनके इंजन पूर्ण संकेतित एचपी दे रहे हैं। उनके दिन के अन्य 8 घंटे बुरी तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं या खराब भी हो सकते हैं, लेकिन दिन में 16 घंटे की तुलना में दिन में 8 घंटे बर्बाद करना कम विनाशकारी है। कभी न कभी न जीने से अच्छा है कि थोड़ा जी लिया जाए। वास्तविक त्रासदी उस व्यक्ति की त्रासदी है जो न तो कार्यालय में और न ही इसके बाहर प्रयास करने के लिए मजबूर है, और इस व्यक्ति को यह पुस्तक मुख्य रूप से संबोधित है। लेकिन दूसरे और अधिक भाग्यशाली व्यक्ति कहते हैं, हालांकि मेरा सामान्य कार्यक्रम उससे बड़ा है, मैं अपने कार्यक्रम को भी पार करना चाहता हूं। मैं थोड़ा जी रहा हूं, मैं और जीना चाहता हूं, लेकिन मैं वास्तव में अपने आधिकारिक दिन के शीर्ष पर एक और दिन का काम नहीं कर सकता। तथ्य यह है कि मुझे लेखक को यह अनुमान लगाना चाहिए था कि मुझे उन लोगों से सबसे अधिक अपील करनी चाहिए जो पहले से ही अस्तित्व में रुचि रखते थे। यह हमेशा वही आदमी होता है जिसने जीवन का स्वाद चखा है जो उससे अधिक की मांग करता है। और यह हमेशा वह आदमी होता है जो कभी बिस्तर से नहीं उठता है, जिसे जगाना सबसे मुश्किल होता है। ठीक है, आप अल्पमत के मान लें कि आपके दैनिक धन प्राप्ति की तीव्रता आपको निम्नलिखित पृष्ठों में सभी सुझावों को पूरा करने की अनुमति नहीं देगी। कुछ सुझाव अभी भी खड़े हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप रात में घर की यात्रा में बिताए गए समय का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन सुबह कार्यालय की यात्रा के लिए सुझाव आपके लिए उतना ही व्यवहारिक है जितना कि किसी के लिए। और 40 घंटे का वह साप्ताहिक अंतराल शनिवार से सोमवार तक उतना ही आपका है जितना कि दूसरे आदमी का। हालांकि थोड़ी सी थकान आपको अपने पूरे एचपी को नियोजित करने से रोक सकती है। इस पर फिर सप्ताह में 3 या अधिक शामों का महत्वपूर्ण भाग बना रहता है। आप मुझे साफ साफ बताएं कि आप रात में अपने कार्यक्रम के बाहर कुछ भी करने के लिए बहुत थके हुए हैं। जिसके जवाब में मैं आपको साफ साफ कहता हूं कि अगर आपके सामान्य दिन का काम इस तरह थका देने वाला है तो आपके जीवन का संतुलन गलत है और इसे समायोजित किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति की शक्तियों पर उसके सामान्य दिन के कार्य का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? करने के लिए स्पष्ट बात यह है कि अपने सामान्य दिन के काम के लिए अपने उत्साह को एक चाल से रोकना है। अपने इंजनों को कार्यक्रम से पहले किसी चीज में नियोजित करें, न कि बाद में। आप उन्हें कार्यक्रम पर ही नियोजित करें। संक्षेप में, सुबह जल्दी उठें। आप कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि आपके लिए रात को पहले बिस्तर पर जाना असंभव है। ऐसा करना पूरे घर को परेशान करेगा। मुझे नहीं लगता कि रात को पहले बिस्तर पर जाना बिल्कुल असंभव है। मुझे लगता है कि यदि आप पहले उठने की कोशिश करते हैं और इसका परिणाम नींद की कमी है, तो आप जल्द ही बिस्तर पर जाने का एक रास्ता खोज लेंगे। लेकिन मेरी धारणा यह है कि जल्दी उठने का परिणाम नींद की कमी नहीं होगा। मेरी धारणा हर साल मजबूत होती जा रही है, यह है कि नींद आंशिक रूप से आदत की बात है और सुस्ती की। मुझे विश्वास है कि ज्यादातर लोग तब तक सोते हैं जब तक वे सोते हैं, क्योंकि वे किसी अन्य मोड़ के लिए नुकसान में हैं। आपको क्या लगता है कि कार्टर पैटरसन की वैन के प्रभारी द्वारा प्रतिदिन आपकी गली में खड़खड़ाहट करने वाले शक्तिशाली स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन कितनी नींद ली जाती है? मैंने इस मुद्दे पर एक डॉक्टर से सलाह ली है। वह एक डॉक्टर है जो लंदन के एक बड़े फलते फूलते उपनगर में 25 वर्षों से एक बड़ा सामान्य अभ्यास कर रहा है, जिसमें बिल्कुल आप और मेरे जैसे लोग रहते हैं। वह एक रूखा आदमी है और उसका उत्तर रूखा था। ज्यादातर लोग खुद को मूर्ख समझते हैं। उन्होंने अपनी राय दी कि 10 में से 9 पुरुषों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और अगर वे बिस्तर पर कम समय बिताएंगे तो जीवन में अधिक मजा आएगा। अन्य डॉक्टरों ने इस फैसले की पुष्टि की है, जो निश्चित रूप से बढ़ते युवाओं पर लागू नहीं होता है। 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे पहले भी उठें, और यदि आपको आवश्यक हो, जब आप कर सकते हैं तो पहले सेवानिवृत्त हो जाएं। अधिक कार्यक्रमों के मामले में आप एक सुबह के घंटे में उतना ही पूरा करेंगे जितना कि 2 शाम के घंटे में। लेकिन आप कहते हैं, मैं कुछ भोजन और नौकरों के बिना शुरू नहीं कर सका। निश्चित रूप से मेरे प्रिय महोदय, एक ऐसे युग में जब एक उत्कृष्ट स्पिरिट लैंप एक सॉस पैन सहित 1 शिलिंग से कम में खरीदा जा सकता है, आप अपने सर्वोच्च कल्याण को एक साथी के अनिश्चित तत्काल सहयोग पर निर्भर नहीं होने देंगे। जंतु साथी प्राणी को निर्देश दें, वह जो भी हो, रात में उसे रात में एक ट्रे को उपयुक्त स्थिति में रखने के लिए कहें। उस ट्रे पर 2 बिस्कुट, एक प्याला और तश्तरी, माचिस की डिब्बी और एक स्प्रिट लैंप। दीपक पर सॉस पैन पर ढक्कन, लेकिन गलत तरीके से ऊपर की ओर, उल्टे ढक्कन पर छोटा चायदानी जिसमें थोड़ी मात्रा में चाय की पत्तियां होती हैं। फिर आपको एक मैच पर प्रहार करना होगा, बस इतना ही। 3 मिनट में पानी उबलता है और आप इसे चायदानी में डाल दें जो पहले से गर्म है। 3 और मिनट में चाय का संचार हो जाता है। आप इसे पीते हुए अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। मूर्खों को ये विवरण मामूली लग सकते हैं, लेकिन विचारशील लोगों को वे तुच्छ नहीं लगेंगे। किसी के पूरे जीवन का उचित बुद्धिमान संतुलन एक असामान्य समय पर एक कप चाय की व्यवहार्यता पर निर्भर हो सकता है। बी दैनिक चमत्कार। हाँ, वह उन लोगों में से एक है जो प्रबंधन करना नहीं जानते। अच्छी स्थिति, नियमित आय, विलासिता के साथ साथ जरूरतों के लिए भी काफी है। वास्तव में असाधारण नहीं, और फिर भी साथ ही हमेशा मुश्किलों में रहता है। किसी तरह उसे अपने पैसे से कुछ नहीं मिलता है। बढ़िया फ्लैट आधा खाली, हमेशा ऐसा लगता है जैसे उसके पास दलाल थे। नया सूट, पुरानी टोपी, शानदार नेकटाई, बैगी पतलून। आपको रात के खाने के लिए कहते हैं, काटा हुआ गिलास, खराब मटन या तुर्की कॉफी, फटा हुआ प्याला। वह इसे नहीं समझ सकता। व्याख्या बस इतनी है कि वह अपनी आय को बर्बाद कर देता है। काश मेरे पास इसका आधा हिस्सा होता, मैं उसे दिखाऊंगा। इसलिए हम में से अधिकांश लोगों ने कभी न कभी अपने श्रेष्ठ तरीके से आलोचना की है। हम लगभग सभी राजकोष के कुलाधिपति हैं, यह इस समय का गौरव है। अखबार ऐसे लेखों से भरे पड़े हैं जो बताते हैं कि इस तरह की राशि पर कैसे जीना है, और ये लेख एक पत्राचार को भड़काते हैं जिसकी हिंसा उनकी रुचि को साबित करती है। हाल ही में एक दैनिक अंग में इस सवाल के इर्द गिर्द एक लड़ाई छिड़ गई कि क्या एक महिला प्रति वर्ष 85 पाउंड पर देश में अच्छी तरह से मौजूद हो सकती है। मैंने एक निबंध देखा है, सप्ताह में 8 शिलिंग पर कैसे रहें। लेकिन मैंने कभी एक निबंध नहीं देखा, दिन में 24 घंटे कैसे रहें। फिर भी कहा गया है कि समय पैसा है।
वह कहावत मामले को कम करती है। पैसे से ज्यादा समय बहुत बड़ी चीज है। यदि आपके पास समय है तो आप आमतौर पर धन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यद्यपि आपके पास कार्लटन होटल में एक क्लोक रूम परिचारक की संपत्ति है, आप अपने लिए मेरे पास या आग की बिल्ली से 1 मिनट अधिक समय नहीं खरीद सकते। दार्शनिकों ने अंतरिक्ष की व्याख्या की है, उन्होंने समय की व्याख्या नहीं की है। यह हर चीज का अकथनीय कच्चा माल है। इसके साथ सब संभव है, इसके बिना कुछ भी नहीं। समय की आपूर्ति वास्तव में एक दैनिक चमत्कार है। जब कोई इसकी जांच करता है तो वास्तव में आश्चर्यजनक होता है। तुम सुबह उठो और देखो, आपका पस जादुई रूप से आपके जीवन के ब्रह्मांड के अनिर्मित ऊतक के 24 घंटे से भरा है। यह तुम्हारा है। यह सबसे कीमती संपत्ति है। एक अत्यधिक विलक्षण वस्तु, जिस तरह से आप पर पण्य के रूप में विलक्षण रूप से बरसा गया है। टिप्पणी के लिए, इसे आपसे कोई नहीं ले सकता। यह अस्थिर है और कोई भी आपको प्राप्त करने से अधिक या कम प्राप्त नहीं करता है। एक आदर्श लोकतंत्र की बात करो। समय के दायरे में धन का कोई अभिजात वर्ग नहीं है और बुद्धि का कोई अभिजात वर्ग नहीं है। प्रतिभा को कभी भी एक दिन में एक अतिरिक्त घंटे से पुरस्कृत नहीं किया जाता है। और कोई सजा नहीं है। अपनी असीमित कीमती वस्तु को जितना हो सके बर्बाद करें और आपूर्ति कभी भी आपसे रोकी नहीं जाएगी। कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं कहेगी, यह आदमी मूर्ख नहीं तो मूर्ख है। वह समय के लायक नहीं है, वह मीटर पर काट दिया जाएगा। यह कंसोल की तुलना में अधिक निश्चित है और रविवार से आय का भुगतान प्रभावित नहीं होता है। इसके अलावा आप भविष्य पर आकर्षित नहीं कर सकते। कर्ज में डूबना असंभव। आप केवल गुजरे हुए पल को बर्बाद कर सकते हैं। तुम कल को बर्बाद नहीं कर सकते, यह आपके लिए रखा गया है। आप अगले घंटे बर्बाद नहीं कर सकते, यह आपके लिए रखा गया है। मैंने कहा कि अफेयर एक चमत्कार है। क्या ऐसा नहीं है? आपको इस 24 घंटे दैनिक समय पर जीना है। इसमें से आपको स्वास्थ्य, सुख, धन, सामग्री, सम्मान और अपनी अमर आत्मा के विकास को स्पिन करना होगा। इसका सही उपयोग, इसका सबसे प्रभावी उपयोग, उच्चतम तात्कालिकता और सबसे रोमांचक वास्तविकता का विषय है। सब उसी पर निर्भर करता है। तुम्हारी खुशी, वह मायावी पुरस्कार जिसके लिए तुम सब पकड़ रहे हो, मेरे दोस्त, उस पर निर्भर करता है। अजीब बात है कि समाचार पत्र इतने उद्यमी और अप टू डेट हैं, पैसे की दी गई आय पर कैसे रहें के बजाय समय की दी गई आय पर कैसे रहें से भरे हुए नहीं हैं। पैसा समय की तुलना में कहीं अधिक सामान्य है। जब कोई प्रतिबिंबित करता है तो उसे लगता है कि पैसा सबसे सामान्य चीज है। यह पृथ्वी को स्थूल ढेर में घेर लेता है। यदि कोई पैसे की एक निश्चित आय पर जीने के लिए प्रयास नहीं कर सकता है तो वह थोड़ा अधिक कमाता है या उसे चुरा लेता है या उसके लिए विज्ञापन करता है। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर दे क्योंकि वह एक साल में 1000 पाउंड का प्रबंधन नहीं कर सकता है, एक मांसपेशियों को बांधता है और इसे गिनी बनाता है और बजट को संतुलित करता है। लेकिन अगर कोई यह व्यवस्था नहीं कर सकता है कि 24 घंटे की आय में खर्च की सभी उचित मदों को पूरी तरह से कवर किया जाएगा, तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन को उलझाता है। समय की आपूर्ति, हालांकि शानदार रूप से नियमित है, क्रूर रूप से प्रतिबंधित है। हम में से कौन 24 घंटे रहता है? और जब मैं कहता हूं जीवित, मेरा मतलब अस्तित्व में नहीं है और न ही के माध्यम से उलझा हुआ है। हम में से कौन इस असहज भावना से मुक्त है कि उसके दैनिक जीवन के महान खर्च करने वाले विभाग का प्रबंधन नहीं किया जाता है जैसा कि उन्हें होना चाहिए? हम में से कौन इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि उसके अच्छे सूट पर शर्मनाक टोपी नहीं है या कि क्रॉकरी में भाग लेने में वह भोजन की गुणवत्ता को भूल गया है? हम में से कौन अपने आप से नहीं कह रहा है, हम में से कौन जीवन भर खुद से यह नहीं कहता रहा है, जब मेरे पास थोड़ा और समय होगा तो मैं इसे बदल दूंगा? हमारे पास और समय कभी नहीं होगा। हमारे पास है और हमारे पास हमेशा रहा है, हर समय है। इस गूढ़ और उपेक्षित सत्य जिसका मुझे पता ही नहीं चला का बोध ही है जिसने मुझे दैनिक समय व्यय की सूक्ष्म व्यवहारिक परीक्षा तक पहुंचाया है। अपने कार्यक्रम से आगे निकलने की इच्छा। लेकिन कोई टिप्पणी कर सकता है, ठीक अंग्रेजी के साथ बिंदु को छोड़कर हर चीज की उपेक्षा करते हुए, वह दिन में 24 घंटे क्या चला रहा है? मुझे 24 घंटे जीने में कोई कठिनाई नहीं है। मैं वह सब करता हूं जो मैं करना चाहता हूं और फिर भी समाचार पत्रों की प्रतियोगिताओं में जाने के लिए समय निकालता हूं। निश्चित रूप से यह एक साधारण मामला है, यह जानते हुए कि एक दिन में केवल 24 घंटे हैं, अपने आप को 24 घंटे एक दिन में संतुष्ट करने के लिए। आपके लिए, मेरे प्रिय महोदय, मैं अपने बहाने और क्षमा प्रार्थी प्रस्तुत करता हूं। आप ठीक वही आदमी हैं जिससे मैं लगभग 40 वर्षों से मिलना चाहता हूं। क्या आप कृपया मुझे अपना नाम और पता भेजेंगे और मुझे यह बताने के लिए अपना शुल्क बताएं कि आप इसे कैसे करते हैं? मुझे तुमसे बात करने के बजाय तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। कृपया आगे आएं। कि आप मौजूद हैं, मुझे विश्वास है, और कि मैंने अभी तक आपका सामना नहीं किया है, यह मेरा नुकसान है। इस बीच, जब तक आप प्रकट नहीं होते, मैं संकट में अपने साथियों के साथ चैट करना जारी रखूंगा, आत्माओं का वह असंख्य बैंड जो प्रेतवाधित है, कमोबेश दर्द से, इस भावना से कि साल फिसलते हैं और फिसलते हैं और फिसल जाते हैं, और वह वे अभी तक अपने जीवन को उचित कार्यक्रम में लाने में सक्षम नहीं है। यदि हम उस भावना का विश्लेषण करते हैं तो हम इसे मुख्य रूप से बेचैनी, अपेक्षा, आगे देखने की अभीप्सा में से एक मानेंगे। यह निरंतर बेचैनी का स्रोत है क्योंकि यह हमारे सभी भोगों के पर्व पर एक कंकाल की तरह व्यवहार करता है। हम थिएटर जाते हैं और हंसते हैं, लेकिन कृत्यों के बीच यह हम पर एक पतली उंगली उठाती है। हम आखिरी ट्रेन के लिए हिंसक रूप से भागते हैं और जब हम आखिरी ट्रेन की प्रतीक्षा में प्लेटफॉर्म पर एक लंबी उम्र को ठंडा कर रहे होते हैं तो यह हमारी हड्डियों को ऊपर और नीचे घुमाता है और पूछता है, हे मनुष्य, तुमने अपनी जवानी के साथ क्या किया है? तुम अपनी उम्र के साथ क्या कर रहे हो? आप आग्रह कर सकते हैं कि निरंतर आगे देखने की यह भावना, अभीप्सा की, जीवन का ही हिस्सा है और स्वयं जीवन से अविभाज्य है। सही, लेकिन डिग्री है। एक आदमी मक्का जाने की इच्छा कर सकता है, उसकी अंतरात्मा उसे बताती है कि उसे मक्का जाना चाहिए। वह या तो कुक की सहायता से या बिना सहायता के आगे बढ़ता है। वह शायद कभी मक्का नहीं पहुंचे। पोर्ट सईद पहुंचने से पहले वह डूब सकता है। वह लाल समुद्र के तट पर बुरी तरह नाश हो सकता है। उसकी इच्छा सदा कुंठित रह सकती है। अधूरी अभीप्सा उसे हमेशा परेशान कर सकती है।
लेकिन उसे उस तरह से पीड़ा नहीं होगी जैसे वह व्यक्ति जो मक्का पहुंचने की इच्छा रखता है और मक्का पहुंचने की इच्छा से परेशान है, ब्रिक्सटन को कभी नहीं छोड़ता है। यह कुछ ऐसा है जिसे ब्रिक्सटन छोड़ दिया है। हम में से अधिकांश ने ब्रिक्सटन नहीं छोड़ा है। हमने लुडगेट सर्कस के लिए कैब भी नहीं ली है और कुक से एक आयोजित दौरे की कीमत पूछी है। और हमारा खुद के लिए बहाना है कि दिन में 24 घंटे ही होते हैं। यदि हम अपनी अस्पष्ट, असहज अभीप्सा का और विश्लेषण करें तो मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि यह एक निश्चित विचार से उत्पन्न होता है कि हमें उन चीजों के अतिरिक्त कुछ करना चाहिए जिन्हें करने के लिए हम निष्ठापूर्वक और नैतिक रूप से बाध्य हैं। हम अपने आप को और अपने परिवार को, यदि कोई हो, स्वास्थ्य और आराम में बनाए रखने के लिए, अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए, बचाने के लिए, अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए, अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए, लिखित और अलिखित विभिन्न कोडों द्वारा बाध्य हैं। एक कार्य काफी कठिन, एक ऐसा कार्य जिसे हम में से बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं। एक कार्य अक्सर हमारे कौशल से परे होता है। फिर भी यदि हम इसमें सफल होते हैं, जैसा कि हम कभी कभी करते हैं, तो हम संतुष्ट नहीं होते हैं। कंकाल अभी भी हमारे पास है। और यहाँ तक जब हम यह महसूस करते हैं कि कार्य हमारे कौशल से परे है, कि हमारी शक्तियाँ इसका सामना नहीं कर सकती हैं, तो हमें लगता है कि अगर हम अपनी शक्तियों को पहले से ही अधिक कर देते हैं, तो हमें कम असंतोष होना चाहिए, कुछ और करना है। और वास्तव में ऐसा ही तथ्य है। अपने औपचारिक कार्यक्रम के बाहर कुछ हासिल करने की इच्छा उन सभी पुरुषों के लिए सामान्य है जो विकास के क्रम में एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ चुके हैं। जब तक उस इच्छा को पूरा करने का प्रयास नहीं किया जाता, तब तक किसी चीज के शुरू होने की प्रतीक्षा में बेचैनी की भावना आत्मा की शांति को भंग करने के लिए बनी रहेगी। उस इच्छा को अनेक नामों से पुकारा गया है। यह ज्ञान की सार्वभौमिक इच्छा का एक रूप है। और यह इतना मजबूत है कि जिन लोगों का पूरा जीवन ज्ञान के व्यवस्थित अधिग्रहण के लिए दिया गया है, उन्हें और अधिक ज्ञान की तलाश में अपने कार्यक्रम की सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित किया गया है। यहाँ तक हर्बर्ट स्पेंसर, मेरी राय में अब तक का सबसे महान दिमाग, अक्सर पूछताछ के स्वीकार्य छोटे बैकवाटर में इसके द्वारा मजबूर किया गया था। मैं कल्पना करता हूं कि अधिकांश लोगों में जो जीने की इच्छा के प्रति सचेत हैं, यानी बौद्धिक जिज्ञासा रखने वाले लोग, औपचारिक कार्यक्रमों को पार करने की आकांक्षा एक साहित्यिक रूप लेती है। वे पढ़ने का एक कोर्स शुरू करना चाहते हैं। निश्चय ही ब्रिटिश जनता अधिकाधिक साहित्यिक होती जा रही है। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि साहित्य किसी भी तरह से ज्ञान के पूरे क्षेत्र को समाहित नहीं करता है, और यह कि स्वयं को बेहतर बनाने की अशांत प्यास अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए साहित्य से काफी अलग हो सकती है। स्लेकिंग के विभिन्न तरीकों से मैं बाद में निपटूंगा। यहाँ मैं केवल उन लोगों की ओर इशारा करता हूँ जिन्हें साहित्य से कोई सहानुभूति नहीं है कि साहित्य ही एकमात्र कुआं नहीं है। शुरुआत से पहले सावधानियां। अब जबकि मैं आपको अपने आप को यह स्वीकार करने के लिए राजी करने में यदि सफल हुआ तो मैं सफल हो गया हूं कि आप अपने दैनिक जीवन की अपनी व्यवस्था के साथ लगातार दबे हुए असंतोष से प्रेतवाधित हैं, और उस असुविधाजनक असंतोष का मूल कारण यह महसूस करना है कि आप हर दिन कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे आप करना चाहते हैं, और वास्तव में जब आपके पास अधिक समय होता है तो आप हमेशा ऐसा करने की उम्मीद करते हैं। और अब जब मैंने आपका ध्यान उस चकाचौंध वाले सत्य की ओर आकर्षित किया है कि आपके पास कभी भी अधिक समय नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पहले से ही हर समय है, आप मुझसे किसी ऐसे अद्भुत रहस्य की उम्मीद करते हैं जिसके द्वारा आप किसी भी समय हो सकते हैं दर दिन की एक आदर्श व्यवस्था के आदर्श तक पहुंचती है, और जिसके द्वारा पूर्ववत छोड़ी गई चीजों की भयानक, अप्रिय, दैनिक निराशा से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे ऐसा कोई अद्भुत रहस्य नहीं मिला है। न ही मैं इसे पाने की आशा करता हूँ, न ही मैं यह आशा करता हूँ कि कोई और इसे कभी ढूंढ पाएगा। यह अनदेखा है। जब तुमने पहली बार मेरे बहाव को इकट्ठा करना शुरू किया तो शायद तुम्हारे सीने में आशा का पुनरुत्थान था। शायद आपने अपने आप से कहा, यह आदमी मुझे वह करने का एक आसान, अथक तरीका दिखाएगा जो मैं लंबे समय से व्यर्थ में करना चाहता था। काश, नहीं। तथ्य यह है कि कोई आसान रास्ता नहीं है, कोई शाही रास्ता नहीं है। मक्का का रास्ता बेहद कठिन और पथरीला है, और सबसे बुरी बात यह है कि आप वहां कभी नहीं पहुंच पाते। अपने जीवन को व्यवस्थित करने के कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिकता कि कोई व्यक्ति 24 घंटे के दैनिक बजट के भीतर पूरी तरह से और आराम से रह सके, कार्य की अत्यधिक कठिनाई, बलिदानों और अंतहीन प्रयासों की शांत प्राप्ति है जिसकी वह मांग करता है। मैं इस पर बहुत जोर नहीं दे सकता। यदि आप कल्पना करते हैं कि कागज के एक टुकड़े पर कलम के साथ समय सारिणी की योजना बनाकर आप अपने आदर्श को प्राप्त करने में सक्षम होंगे, तो बेहतर होगा कि आप एक ही बार में आशा छोड़ दें। यदि आप निराशा और मोहभंग के लिए तैयार नहीं हैं, यदि आप एक बड़े प्रयास के लिए एक छोटे से परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, तो शुरू न करें। फिर से लेट जाओ और असहज नींद को फिर से शुरू करो जिसे तुम अपना अस्तित्व कहते हो। यह बहुत दुखद है, बहुत निराशाजनक और उदास नहीं है। और फिर भी मुझे लगता है कि यह ठीक है। कुछ भी करने से पहले इच्छा की तनावपूर्ण मजबूती के लिए यह आवश्यकता है। बल्कि मैं इसे खुद पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि यह मुख्य चीज है जो मुझे आग से बिल्ली से अलग करती है। ठीक है, आप कहते हैं, मान लीजिए कि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपकी कठिन टिप्पणियों को ध्यान से तौला और समझ लिया है। मैं कैसे शुरू करूँ? प्रिय महोदय, आप बस शुरू करें। शुरुआत का कोई जादुई तरीका नहीं है। यदि कोई व्यक्ति तैराकी स्नान के किनारे पर खड़ा है और ठंडे पानी में कूदना चाहता है, तो वह आपसे पूछे, मैं कैसे कूदना शुरू करूँ? आप केवल उत्तर देंगे, बस कूदो। अपनी नसों को पकड़ो और कूदो। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि मैंने पहले कहा है, समय की निरंतर आपूर्ति के बारे में मुख्य सुंदरता यह है कि आप इसे पहले से बर्बाद नहीं कर सकते। अगले साल, अगले दिन, अगले घंटे आपके लिए तैयार हैं, जैसे कि परिपूर्ण, अदूषित, जैसे कि आपने अपने पूरे करियर में एक भी पल बर्बाद या गलत नहीं किया था। कौन सा तथ्य बहुत ही संतुष्टिदायक और आश्वस्त करने वाला है? आप चाहें तो हर घंटे एक नया पत्ता पलट सकते हैं। इसलिए अगले सप्ताह तक या कल तक भी प्रतीक्षा में कोई वस्तु नहीं दी जाती है। आप सोच सकते हैं कि अगले सप्ताह पानी गर्म होगा। यह नहीं होगा, यह ठंडा होगा। लेकिन इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं आपके निजी कान में चेतावनी के कुछ शब्द बड़बड़ाना चाहता हूं। मैं मुख्य रूप से आपको अपने स्वयं के ललक के खिलाफ चेतावनी देता हूं। भलाई में ललक एक भ्रामक और विश्वासघाती चीज है। रोजगार के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, आप इसे पहले संतुष्ट नहीं कर सकते, यह अधिक से अधिक चाहता है, वह पहाड़ों को हिलाने और नदियों के मार्ग को मोड़ने के लिए उत्सुक है।
यह तब तक संतुष्ट नहीं है जब तक यह पसीना नहीं आता। और फिर बहुत बार जब यह अपने माथे पर पसीना महसूस करता है तो यह अचानक थक जाता है और मर जाता है, यहाँ तक खुद को यह कहने की परेशानी में डाले बिना मेरे पास यह पर्याप्त है। शुरुआत में बहुत अधिक उपक्रम करने से सावधान रहें। थोड़ा बहुत संतोष करो, दुर्घटनाओं की अनुमति दें, मानव स्वभाव के लिए अनुमति दें, विशेष रूप से अपने स्वयं के। एक विफलता या तो अपने आप में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की हानि नहीं हुई। लेकिन जिस तरह सफलता के समान कुछ भी सफल नहीं होता, उसी प्रकार असफलता के समान कुछ भी असफल नहीं होता। बर्बाद होने वाले ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा कोशिश करने से बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए 24 घंटे की संकीर्ण सीमा के भीतर पूरी तरह से और आराम से रहने के विशाल उद्यम को स्थापित करने में आइए हम किसी भी कीमत पर जल्दी विफलता के जोखिम से बचें। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस व्यवसाय में किसी भी कीमत पर एक छोटी सी सफलता की तुलना में एक शानदार विफलता बेहतर है। मैं क्षुद्र सफलता के लिए हूं। एक शानदार विफलता से कुछ नहीं होता है, एक छोटी सी सफलता एक ऐसी सफलता की ओर ले जा सकती है जो क्षुद्र नहीं है। तो आइए हम दिन के समय के बजट की जांच करना शुरू करें। आप कहते हैं कि आपका दिन पहले से ही अतिप्रवाह से भरा हुआ है। कैसे? आप वास्तव में अपनी आजीविका कमाने में खर्च करते हैं कितना? औसतन 7 घंटे, और वास्तविक नींद में 7। मैं 2 घंटे जोड़ूंगा और उदार बनूंगा, और मैं तेरी अवहेलना करूंगा कि मैं उस क्षण के अन्य 8 घंटों का हिसाब मेरे पास रखूं। मुसीबत का कारण समय व्यय के प्रश्न को उसकी वास्तविकता में तुरंत पकड़ने के लिए मुझे जांच के लिए एक व्यक्तिगत मामला चुनना होगा। मैं केवल एक मामले से निपट सकता हूं और वह मामला औसत मामला नहीं हो सकता, क्योंकि औसत मामला जैसा कोई मामला नहीं है, जैसे औसत आदमी जैसा कोई आदमी नहीं है। हर आदमी और हर आदमी का मामला खास है। लेकिन अगर मैं एक लंदनवासी का मामला लेता हूं जो एक कार्यालय में काम करता है, जिसके कार्यालय का समय 10 से 6 तक है, और जो अपने घर के दरवाजे और अपने कार्यालय के दरवाजे के बीच यात्रा करने में सुबह और रात 50 मिनट बिताता है, तो मुझे उतना ही करीब मिलेगा औसत जैसा कि तथ्य अनुमति देते हैं। ऐसे पुरुष हैं जिन्हें जीवन यापन के लिए अधिक समय तक काम करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें इतने लंबे समय तक काम नहीं करना पड़ता है। सौभाग्य से अस्तित्व का वित्तीय पक्ष हमें यहाँ रुचि नहीं देता है। हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए 1 सप्ताह में 1 पाउंड का क्लर्क कार्लटन हाउस टेरेस में करोड़पति के समान ही है। अब मेरे ठेठ आदमी ने अपने दिन के संबंध में जो बड़ी और गहरी गलती की है, वह सामान्य दृष्टिकोण की गलती है, एक ऐसी गलती जो उसकी 2/3 ऊर्जा और रुचियों को खराब और कमजोर करती है। अधिकांश मामलों में वह अपने व्यवसाय के लिए ठीक से जुनून महसूस नहीं करता है। सबसे अच्छा, वह इसे नापसंद नहीं करता है। वह अपने व्यवसाय के कार्यों को अनिच्छा के साथ शुरू करता है, जितनी देर हो सके, और वह उन्हें जितनी जल्दी हो सके खुशी के साथ समाप्त कर देता है। और जब वह अपने व्यवसाय में लगे होते हैं तो उनके इंजन शायद ही कभी अपने पूर्ण एचपी पर होते हैं। मुझे पता है कि गुस्साए पाठकों द्वारा मुझ पर शहर के मजदूर का व्यापार करने का आरोप लगाया जाएगा, लेकिन मैं शहर से अच्छी तरह परिचित हूं और मैं जो कहता हूं उस पर कायम रहता हूं। फिर भी इस सब के बावजूद वह 10 से 6 तक के उन घंटों को दिन के रूप में देखता है, जिनसे पहले के 10 घंटे और उसके बाद के 6 घंटे एक प्रस्तावना और उपसंहार के अलावा और कुछ नहीं है। इस तरह की मनोवृत्ति अचेतन होने पर भी निश्चित रूप से विषम 16 घंटों में उसकी रुचि को मार देती है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि वह उन्हें बर्बाद नहीं करता है तो भी वह उनकी गणना नहीं करता है, वह उन्हें केवल मार्जिन के रूप में मानता है। यह सामान्य रवैया पूरी तरह से अतार्किक और अस्वस्थ है, क्योंकि यह औपचारिक रूप से समय के एक टुकड़े और गतिविधियों के एक समूह को केंद्रीय महत्व देता है, जिसे आदमी का एक विचार के माध्यम से प्राप्त करना है और के साथ किया है। यदि कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व के 2/3 हिस्से को 1/3 के अधीन कर देता है, जिसके लिए निश्चित रूप से उसके पास बिल्कुल भीषण उत्साह नहीं है, तो वह पूरी तरह से और पूरी तरह से जीने की आशा कैसे कर सकता है? वो नहीं कर सकता। अगर मेरा ठेठ आदमी पूरी तरह से और पूरी तरह से जीना चाहता है, तो उसे अपने दिमाग में एक दिन के भीतर एक दिन की व्यवस्था करनी होगी। और इस आंतरिक दिन एक बड़े चीनी बॉक्स में एक चीनी बॉक्स शाम 6 बजे शुरू होना चाहिए और सुबह 10 बजे समाप्त होता है। यह 16 घंटे का दिन है और इन सभी 16 घंटों के दौरान उसके पास अपने शरीर और अपनी आत्मा और अपने साथी लोगों को विकसित करने के अलावा और कुछ नहीं है। उन 16 घंटों के दौरान वह स्वतंत्र है, वह मजदूरी कमाने वाला नहीं है, वह मौद्रिक चिंताओं में व्यस्त नहीं है, वह उतना ही अच्छा है जितना कि एक निजी आय वाले व्यक्ति। यह उसका रवैया होना चाहिए, और उसका रवैया सभी महत्वपूर्ण है। जीवन में उसकी सफलता संपत्ति की राशि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि उसके निष्पादकों को संपत्ति शुल्क का भुगतान करना होगा, इस पर निर्भर करता है। क्या आप कहते हैं कि उन 16 घंटों में दी गई पूरी ऊर्जा से 8 के व्यवसाय का मूल्य कम हो जाएगा? ऐसा नहीं, इसके विपरीत यह निश्चित रूप से व्यापार 8 के मूल्य में वृद्धि करेगा। मुख्य चीजों में से एक जो मेरे ठेठ आदमी को सीखना है, वह यह है कि मानसिक क्षमताएं निरंतर कठिन गतिविधि करने में सक्षम हैं। वे हाथ या पैर की तरह नहीं थकते। वे केवल परिवर्तन चाहते हैं, आराम नहीं, सिवाय नींद के। अब मैं आम आदमी की 16 घंटे काम करने की वर्तमान पद्धति की जांच करूंगा, जो पूरी तरह से उसके विद्रोह से शुरू होती है। मैं केवल उन चीजों को इंगित करूंगा जो वह करता है और जो मुझे लगता है कि उसे नहीं करना चाहिए, मेरे सुझावों को रोपण के लिए स्थगित कर देता है, जिसे मैं साफ कर दूंगा, जैसे कि एक बसने वाला जंगल में रिक्त स्थान साफ है। उसके साथ न्याय करते हुए मुझे कहना होगा कि वह सुबह 9:10 बजे घर से निकलने से पहले बहुत कम समय बर्बाद करता है। बहुत से घरों में वह 9 बजे उठता है, 9:07 और 9:09 आधा के बीच नाश्ता करता है और फिर बोर्ड लगाता है। लेकिन तुरंत वह सामने का दरवाजा पीटता है, उसकी मानसिक क्षमताएं, जो अथक हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। वह मानसिक कोमा की हालत में स्टेशन जाता है। वहां पहुंचने पर उसे आमतौर पर ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। हर सुबह सैकड़ों उपनगरीय स्टेशनों पर आप देखते हैं कि लोग शांति से प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी कर रहे हैं, जबकि रेलवे कंपनियां बेशर्मी से उनका समय लूटती हैं, जो कि पैसे से ज्यादा है। इस प्रकार हर दिन सैकड़ों हजारों घंटे केवल इसलिए नष्ट हो जाते हैं क्योंकि मेरा सामान्य व्यक्ति इतना कम समय सोचता है कि उसके नुकसान के जोखिम के खिलाफ काफी आसान सावधानी बरतना उसके लिए कभी नहीं हुआ।
उसके पास हर दिन बिताने के लिए समय का एक ठोस सिक्का है, इसे एक संप्रभु कहते हैं। उसे इसके लिए परिवर्तन प्राप्त करना होगा, और परिवर्तन प्राप्त करने में वह भारी हार से संतुष्ट है। मान लीजिए कि उसे एक टिकट बेचने में कंपनी ने कहा, हम आपको एक संप्रभु को बदल देंगे, लेकिन हम ऐसा करने के लिए आपसे 3 आधा पैसा लेंगे। मेरा ठेठ आदमी क्या कहेगा? फिर भी यह उसके बराबर है जब कंपनी दिन में 2 बार उससे 5 मिनट लूटती है। आप कहते हैं कि मैं मनुष्याई से निपट रहा हूँ। मैं हूँ, और बाद में मैं खुद को सही ठहराऊंगा। अब क्या आप कृपया अपना कागज खरीद कर ट्रेन में कदम रखेंगे? टेनिस और अमर आत्मा। आप अपने अखबार के साथ सुबह की ट्रेन में चढ़ते हैं, और आप शांति से और शानदार ढंग से अपने आप को अपने अखबार के हवाले कर देते हैं। तुम जल्दी मत करो, आप जानते हैं कि आपके सामने कम से कम आधे घंटे की सुरक्षा है। जैसे जैसे आपकी नज़र शिपिंग के विज्ञापनों और बाहरी पन्नों पर गानों के विज्ञापनों पर टिकी रहती है, आपकी हवा एक फुर्तीले आदमी की हवा है, जो समय के धनी है, किसी ऐसे ग्रह के आदमी की है जहां दिन में 124 घंटे होते हैं, 24 के बजाय। मैं अखबारों का जोशीला पाठक हूं। मैं 5 अंग्रेजी और 2 फ्रेंच दैनिक पढ़ता हूं, और केवल समाचार एजेंट जानते हैं कि कितने साप्ताहिक नियमित रूप से हैं। मैं इस व्यक्तिगत तथ्य का उल्लेख करने के लिए बाध्य हूं कि कहीं ऐसा न हो कि मुझ पर समाचार पत्रों के प्रति पूर्वाग्रह का आरोप लगाया जाए जब मैं कहता हूं कि मुझे सुबह की ट्रेन में समाचार पत्र पढ़ने पर आपत्ति है। समाचार पत्रों को तेजी से तैयार किया जाता है, जिसे तेजी से पढ़ा जा सकता है। मेरे दैनिक कार्यक्रम में समाचार पत्रों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं उन्हें अजीब क्षणों में पढ़ता हूं, लेकिन मैं उन्हें पढ़ता हूं। उन्हें लगातार 30 या 40 मिनट के अद्भुत एकांत में समर्पित करने का विचार किसी के लिए खुद को पूरी तरह से किसी के स्वयं में डूबने की तुलना में चुप वापस ले लिया धूम्रपान करने वाले पुरुषों से भरे डिब्बे में कहीं भी नहीं हो सकता, मेरे लिए प्रतिकूल है। मैं आपको इस तरह के प्राच्य भव्यता के साथ समय के अनमोल मोती बिखेरने की अनुमति नहीं दे सकता। आप समय के शाह नहीं हैं। मैं आपको सम्मानपूर्वक याद दिला दूं कि आपके पास मेरे पास से अधिक समय नहीं है। ट्रेनों में अखबार नहीं पढ़ना। मैं पहले से ही उपयोग के लिए 1 घंटे के लगभग 3/4 द्वारा डाल चुका हूं। अब आप अपने ऑफिस पहुंचें, और मैं तुम्हें वहां 6 बजे तक छोड़ देता हूं। मुझे पता है कि दिन के बीच में आपके पास नामात्र का 1 घंटा, अक्सर वास्तव में 1.5 घंटा होता है, जिसमें से आधे से भी कम समय खाने के लिए दिया जाता है। लेकिन मैं तुम्हें वह सब छोड़ दूंगा जिसे तुम चुनोगे खर्च करने के लिए। तब आप अपने समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। ऑफिस से निकलते ही मैं आपसे फिर मिलूंगा। आप पीले और थके हुए हैं। किसी भी मामले में आपकी पत्नी कहती है कि आप पीले हैं, और आप उसे यह समझने के लिए देते हैं कि आप थके हुए हैं। घर की यात्रा के दौरान आप धीरे धीरे थकान महसूस कर रहे हैं। थका हुआ एहसास लंदन के शक्तिशाली उपनगरों पर एक गुनी और उदास बादल की तरह भारी रहता है, खासकर सर्दियों में। आप अपने घर पहुंचने पर तुरंत नहीं खाते हैं, लेकिन लगभग एक घंटे में आपको ऐसा लगता है कि आप बैठकर थोड़ा पोषण ले सकते हैं। और आप करते हैं। तब आप धूम्रपान करते हैं। गंभीरता से आप दोस्तों को देखते हैं। तुम कुम्हार, तुम ताश खेलते हो, आप एक किताब के साथ फ्लर्ट करते हैं। आप ध्यान दें कि बुढ़ापा रेंग रहा है। तुम टहल लो, आप पियानो को दुलारते हैं। बाय जोव, 11:15 बज रहे हैं। बिस्तर पर जाने के बारे में सोचने का समय। फिर आप बिस्तर पर जाने के बारे में सोचने के लिए काफी 40 मिनट समर्पित करते हैं, और यह कल्पना की जा सकती है कि आप वास्तव में अच्छी विस्की से परिचित हैं। अंत में आप दिन के काम से थक कर सो जाते हैं। 6 घंटे, शायद इससे भी अधिक, आपके कार्यालय से निकले हुए एक सपने की तरह चले गए, जादू की तरह चले गए, बेहिसाब चले गए। यह एक उचित नमूना मामला है, लेकिन आप कहते हैं, तुम्हारे लिए बात करना बहुत अच्छा है। एक आदमी थक गया है। एक आदमी को अपने दोस्तों को देखना चाहिए। वह हमेशा खिंचाव पर नहीं हो सकता। अभी तो, लेकिन जब आप थिएटर जाने की व्यवस्था करते हैं, विशेषकर एक सुंदर महिला के साथ, तो क्या होता है? आप उपनगरों में भागते हैं, उत्तम वस्त्रों में अपने आप को गौरवशाली बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आप दूसरी ट्रेन से वापस शहर जाते हैं। आप अपने आप को 4 घंटे तक खिंचाव पर रखें, यदि 5 नहीं, तुम उसे घर ले जाओ, तुम अपने आप को घर ले जाओ। आप बिस्तर पर जाने के बारे में सोचने में 1 घंटे के 3/4 खर्च नहीं करते हैं। तुम जाओ। दोस्तों और थकान को समान रूप से भुला दिया गया है, और शाम इतनी लंबी या शायद बहुत छोटी लग रही है। और क्या आपको वह समय याद है जब आपको शौकिया ऑपरेटिव सोसाइटी के कोरस में गाने के लिए राजी किया गया था, और 3 महीने तक हर दूसरी रात 2 घंटे गुलामी की जाती थी? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि जब आपके पास घटना की प्रतीक्षा करने के लिए कुछ निश्चित है, जो आपकी सारी ऊर्जा को नियोजित करने के लिए है, उसका विचार पूरे दिन को चमक और अधिक तीव्र जीवन शक्ति देता है? मेरा सुझाव यह है कि 6 बजे आप चेहरे पर तथ्यों को देखते हैं और स्वीकार करते हैं कि आप थके हुए नहीं हैं, क्योंकि आप नहीं हैं, आप जानते हैं, और यह कि आप अपनी शाम की व्यवस्था करें ताकि यह बीच में एक से कट न जाए भोजन। ऐसा करने से आपके पास कम से कम 3 घंटे का स्पष्ट विस्तार होगा। मैं यह सुझाव नहीं देता कि आपको अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अपने जीवन की हर रात 3 घंटे लगाना चाहिए। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप शुरुआत के लिए मन की किसी महत्वपूर्ण और लगातार साधना में हर दूसरे शाम को 1.5 घंटे लगा सकते हैं। दोस्तों, ब्रिज, टेनिस, घरेलू दृश्यों, अजीब पढ़ने, पाइप, बागवानी, कुम्हार और पुरस्कार प्रतियोगिताओं के लिए आपके पास अभी भी 3 शामें बची होंगी। दोपहर 2 बजे के बीच आपके पास अभी भी 44 घंटे की शानदार दौलत होगी। शनिवार और सोमवार सुबह 10 बजे। यदि आप दृढ़ रहते हैं तो आप जल्द ही 4 शामें, और शायद 5 कुछ निरंतर प्रयास में वास्तव में जीवित रहने के लिए गुजरना चाहेंगे। और आप रात 11:15 बजे खुद से बड़बड़ाने की उस आदत से बाहर हो जाएंगे, बिस्तर पर जाने के बारे में सोचने का समय। वह आदमी जो अपने शयनकक्ष का दरवाजा खोलने से 40 मिनट पहले बिस्तर पर जाना शुरू करता है, वह उब गया है, यानी वह जी नहीं रहा है। लेकिन याद रखें, शुरुआत में वे 90 मिनट सप्ताह में 3 बार 10,080 में सबसे महत्वपूर्ण मिनट होने चाहिए। उन्हें पवित्र होना चाहिए, एक नाटकीय पूर्वाभ्यास या एक टेनिस मैच के रूप में काफी पवित्र। कहने के बजाय, क्षमा करें, मैं आपको नहीं देख सकता, पुराने आदमी, लेकिन मुझे टेनिस क्लब के लिए भागना है। आपको कहना होगा, लेकिन मुझे काम करना है। मैं मानता हूं, यह कहना बहुत कठिन है। टेनिस अमर आत्मा से कहीं अधिक जरूरी है।
मानव प्रकृति को याद रखें। मैंने संयोग से दोपहर 2 बजे व्यवसाय छोड़ने के बीच के 44 घंटे के विशाल विस्तार का उल्लेख किया है। शनिवार को और सोमवार को सुबह 10 बजे व्यवसाय पर लौटते हैं। और यहाँ मुझे इस बिंदु पर स्पर्श करना चाहिए कि क्या सप्ताह 6 दिनों का होना चाहिए या 7 का। कई सालों तक वास्तव में, जब तक मैं 40 के करीब नहीं आ गया था, मेरे अपने सप्ताह में 7 दिन शामिल थे। मुझे लगातार बड़े और समझदार लोगों द्वारा सूचित किया जा रहा था कि अधिक काम, अधिक वास्तविक जीवन 7 में से 6 दिनों में मिल सकता है। और यह निश्चित रूप से सच है कि अब 7 में से एक दिन जिसमें मैं किसी कार्यक्रम का पालन नहीं करता और न ही कोई प्रयास करता हूं, जो कि क्षण की मौज मस्ती द्वारा निर्देशित होता है, मैं साप्ताहिक आराम के नैतिक मूल्य की गहन सराहना करता हूं। फिर भी, अगर मुझे अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करना होता, तो मैं फिर से वैसा ही करता जैसा मैंने किया है। केवल वे ही जो सप्ताह में 7 दिन पूरे समय रहते हैं, वे नियमित आवर्ती आलस्य की पूर्ण सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। इसके अलावा, मैं बुरा हो रहा हूं। और यह उम्र का सवाल है। प्रचुर यौवन और असाधारण ऊर्जा और प्रयास की इच्छा के मामलों में मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के कहना चाहिए, दिन ब दिन चलते रहो। लेकिन औसत मामले में मुझे कहना चाहिए, अपने औपचारिक कार्यक्रम, सुपर प्रोग्राम, मेरा मतलब है, को सप्ताह में 6 दिन तक सीमित रखें। यदि आप स्वयं को इसका विस्तार करना चाहते हैं, तो इसे बढ़ाएं, लेकिन केवल अपनी इच्छा के अनुपात में, और अतिरिक्त समय को एक अप्रत्याशित लाभ के रूप में गिने, न कि नियमित आय के रूप में, ताकि आप 6 दिन के कार्यक्रम में गरीब होने की भावना के बिना, एक बैकस्लाइडर होने की भावना के बिना वापस आ सकें। आइए अब देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। अब तक हमने दिन की बर्बादी से बचाने के लिए सप्ताह में कम से कम 6 सुबह आधा घंटा और सप्ताह में 3 शाम को 1.5 घंटा चिन्हित किया है। कुल 7.5 घंटे। मैं वर्तमान के लिए उस 7.5 घंटे से संतुष्ट होने का प्रस्ताव करता हूँ। क्या आप रोते हैं? आप हमें दिखाने का दिखावा करते हैं कि कैसे जीना है, और आप केवल 168 घंटे में से 7.5 घंटे का सौदा करते हैं। क्या आप अपने 7.5 घंटे में कोई चमत्कार करने जा रहे हैं? खैर, इस मामले को उलझाने के लिए नहीं, मैं हूं, अगर आप कृपया मुझे जाने देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपसे एक ऐसे अनुभव का प्रयास करने के लिए कहने जा रहा हूं, जो पूरी तरह से प्राकृतिक और व्याख्यात्मक होते हुए भी चमत्कार की सारी हवा है। मेरा तर्क यह है कि उन 7.5 घंटों का पूरा उपयोग सप्ताह के पूरे जीवन को तेज कर देगा, इसमें उत्साह जोड़ देगा और रुचि को बढ़ा देगा, जो आप सबसे साधारण व्यवसायों में भी महसूस करते हैं। आप केवल 10 मिनट सुबह और शाम के लिए शारीरिक व्यायाम करते हैं, और फिर भी आप आश्चर्यचकित नहीं होते हैं जब आपके शारीरिक स्वास्थ्य और ताकत पर दिन के हर घंटे लाभकारी प्रभाव पड़ता है, और आपका संपूर्ण शारीरिक दृष्टिकोण बदल जाता है। आपको इस बात पर आश्चर्य क्यों होना चाहिए कि मन को प्रतिदिन औसतन 1 घंटे से अधिक दिया जाना स्थायी रूप से और पूरी तरह से मन की पूरी गतिविधि को जीवंत करना चाहिए। स्वयं की साधना के लिए निश्चित रूप से अधिक समय दिया जा सकता है, और जिस अनुपात में समय अधिक था, परिणाम अधिक होंगे। लेकिन मैं एक छोटे से प्रयास की तरह दिखने वाली शुरुआत करना पसंद करता हूं। यह वास्तव में एक छोटा प्रयास नहीं है, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि इसे अभी तक किसने निबंधित किया है। जंगल से 7.5 घंटे भी साफ करना काफी मुश्किल है। कुछ बलिदान के लिए करना होगा। किसी ने अपना समय भले ही खराब तरीके से बिताया हो, लेकिन किसी ने उसे बिताया, किसी ने इसके साथ कुछ किया, भले ही यह सलाह दी गई हो कि कुछ हो सकता है। कुछ और करने का मतलब है आदतों में बदलाव, और आदतें ही बदलने वाली हैं। इसके अलावा कोई भी बदलाव, यहाँ तक बेहतरी के लिए बदलाव, हमेशा कमियां और असुविधाएं लेकर आता है। यदि आप कल्पना करते हैं कि आप गंभीर, निरंतर प्रयास के लिए 7.5 घंटे समर्पित कर सकेंगे और फिर भी अपना पुराना जीवन जी सकेंगे, तो आप गलत हैं। मैं दोहराता हूं कि कुछ बलिदान और अत्यधिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। और यह इसलिए है क्योंकि मैं कठिनाई को जानता हूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ऐसे उद्यम में विफलता के लगभग विनाशकारी प्रभाव को जानता हूं, इसलिए मैं बहुत ही विनम्र शुरुआत की सलाह देता हूं। आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। आत्मसम्मान सभी उद्देश्यपूर्णता के मूल में है, और जानबूझकर नियोजित उद्यम में विफलता किसी के आत्मसम्मान पर एक हताश घाव का सौदा करती है। इसलिए मैं पुनरावृत्ति करता हूं और दोहराता हूं, चुपचाप, बिना सोचे समझे शुरू करो। जब आपने 3 महीने के लिए अपनी जीवन शक्ति की साधना के लिए कर्तव्य निष्ठा से 7.5 घंटे का समय दिया है, तब आप जोर से गाना शुरू कर सकते हैं और अपने आप को बता सकते हैं कि आप कौन से चमत्कारिक काम करने में सक्षम हैं। संकेतित घंटों का उपयोग करने की विधि पर आने से पहले मुझे एक अंतिम सुझाव देना है। अर्थात, जहां तक शाम का संबंध है, 1.5 घंटे से अधिक की अनुमति देना जिसमें 1.5 घंटे का कार्य करना है। दुर्घटना की संभावना को याद रखें, मानव स्वभाव को याद रखें, और अपने आप को 90 मिनट के अपने कार्य के लिए, मान लीजिए, 9 से 11:30 तक दें। मन को नियंत्रित करना। लोग कहते हैं, कोई अपने विचारों की मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक सकता है। सोचने की मशीन का नियंत्रण पूरी तरह से संभव है। और चूंकि हमारे अपने मस्तिष्क के बाहर हमारे साथ कुछ भी नहीं होता है, चूंकि मस्तिष्क के अलावा कुछ भी हमें चोट पहुंचाता है या हमें आनंद नहीं देता है, उस रहस्यमय मस्तिष्क में जो चल रहा है उसे नियंत्रित करने में सक्षम होने का सर्वोच्च महत्व पेटेंट है। यह विचार सबसे पुराने वादों में से एक है, लेकिन यह एक ऐसा ढोंग है जिसकी गहन सच्चाई और तात्कालिकता अधिकांश लोग बिना एहसास के जीते और मर जाते हैं। लोग ध्यान केंद्रित करने की शक्ति की कमी की शिकायत करते हैं, यह नहीं सोचते कि यदि वे चाहें तो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति के बिना, अर्थात मस्तिष्क को अपने कार्य को निर्देशित करने की शक्ति के बिना और आज्ञाकारिता सुनिश्चित करने की शक्ति के बिना सच्चा जीवन असंभव है। मन पर नियंत्रण पूर्ण अस्तित्व का पहला तत्व है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, दिन का पहला काम यह होना चाहिए कि दिमाग को अपनी गति से लगाया जाए। आप अपने शरीर की अंदर और बाहर देखभाल करते हैं, आप अपनी त्वचा से बाल काटने में गंभीर खतरा चलाते हैं, आप दूध वाले से लेकर सुअर हत्यारे तक लोगों की एक पूरी सेना को नियुक्त करते हैं, ताकि आप अपने पेट को अच्छे व्यवहार के लिए रिश्वत दे सकें। क्यों ना आप मन की कहीं अधिक नाजुक मशीनरी पर थोड़ा ध्यान दें, खासकर जब आपको किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन जीने की कला और शिल्प के इस हिस्से के लिए मैंने आपके दरवाजे से निकलने के क्षण से लेकर आपके कार्यालय पहुंचने तक का समय आरक्षित किया है।
क्या मुझे अपने मन को गली में, प्लेटफॉर्म पर, रेलगाड़ी में और भीड़-भाड़ वाली गली में फिर से साधना करना है? सटीक रूप से, कुछ भी आसान नहीं, कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं है, एक किताब भी नहीं, फिर भी, मामला आसान नहीं है। जब आप अपना घर छोड़ते हैं, तो अपने दिमाग को किसी विषय पर केंद्रित करें, चाहे जो भी हो, शुरुआत करें। आप 10 गज नहीं गए होंगे जब तक कि आपका दिमाग आपकी आंखों के नीचे से निकल गया हो और किसी अन्य विषय के साथ कोने में घूम रहा हो। गर्दन के मैल से इसे वापस लाएं। यदि आप स्टेशन पर पहुंच चुके हैं तो आप इसे लगभग 40 बार वापस ला चुके होंगे। हिम्मत ना हारिए, जारी रखें, इसे जारी रखो, आपको सफलता मिलेगी। यदि आप दृढ़ रहें तो आप किसी भी तरह से असफल नहीं हो सकते। यह दिखावा करना बेकार है कि आपका मन एकाग्रता में असमर्थ है। क्या आपको वह सुबह याद नहीं है जब आपको एक परेशान करने वाला पत्र मिला था जिसमें बहुत सावधानी से शब्दों में उत्तर की मांग की गई थी? जब तक आप अपने कार्यालय में नहीं पहुंचे, एक सेकंड के मध्यांतर के बिना, आपने उत्तर के विषय पर अपना मन कैसे स्थिर रखा, जिस पर तुम तुरंत बैठ गए और उत्तर लिख दिया? यह एक ऐसा मामला था जिसमें आप परिस्थितियों से इस हद तक उत्तेजित हो गए थे कि आप एक अत्याचारी की तरह अपने मन पर हावी होने में सक्षम थे। आपके पास कोई तुच्छता नहीं होगी। आपने इस बात पर जोर दिया कि इसका काम किया जाए, और इसका काम हो गया। एकाग्रता के नियमित अभ्यास से, जिसके बारे में कोई रहस्य नहीं है, दृढ़ता का रहस्य बचाओ। आप दिन के हर घंटे अपने दिमाग पर, जो आपका उच्चतम हिस्सा नहीं है, अत्याचार कर सकते हैं, और चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। व्यायाम बहुत सुविधाजनक है। यदि आप अपनी मांसपेशियों के लिए डंबल की एक जोड़ी या अपने सीखने के लिए 10 खंडों में एक विश्वकोश के साथ अपनी सुबह की ट्रेन में उतरे, तो आप शायद टिप्पणी को उत्साहित करेंगे। लेकिन जब आप सड़क पर चलते हैं, या डिब्बे के कोने में पाइप के पीछे बैठते हैं, या भूमिगत पर स्ट्रैप हैंग करते हैं, तो कौन जानता है कि आप दैनिक कार्यों के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं? कौन सा असिनिन बुरा तुम पर हंस सकता है? मुझे परवाह नहीं है कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब तक आप ध्यान केंद्रित करते हैं। यह केवल सोचने वाली मशीन को अनुशासित करने वाला है जो मायने रखता है। लेकिन फिर भी, आप एक पत्थर से 2 पक्षियों को भी मार सकते हैं, और किसी उपयोगी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मेरा सुझाव है, यह केवल एक सुझाव है, मार्कस ऑरेलियस या एपिक्टेट्स का एक छोटा सा अध्याय। मत, मैं विनती करता हूं, उनके नामों पर शर्म करो। अपने लिए, मैं मार्कस ऑरेलियस या एपिक्टेट्स की तुलना में आपके और मेरे जैसे सादे व्यक्तियों, जो हवा, मुद्रा और बकवास से नफरत करते हैं, के दैनिक जीवन पर लागू होने वाले सादे सामान्य ज्ञान के साथ अधिक वास्तविक, अधिक कुछ नहीं जानता। एक अध्याय पढ़ें, और वे इतने छोटे हैं, अध्याय, शाम को, और अगली सुबह उस पर ध्यान केंद्रित करें। तुम देखोगे, हाँ, मेरे दोस्त, आपके लिए इस तथ्य को छिपाने की कोशिश करना बेकार है। मैं आपके दिमाग को अपने कान पर एक टेलीफोन की तरह सुन सकता हूँ। आप अपने आप से कह रहे हैं, यह व्यक्ति अपने 7वें अध्याय तक बहुत अच्छा कर रहा था। उसने मुझे बेहोशी से दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। लेकिन ट्रेनों में सोचने और एकाग्रता आदि के बारे में वह जो कहते हैं, वह मेरे लिए नहीं है। यह कुछ लोगों के लिए काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन यह मेरी लाइन में नहीं है। यह तुम्हारे लिए है, मैं जोश से दोहराता हूँ, यह आपके लिए है। वास्तव में, तुम वही आदमी हो जिसका मैं लक्ष्य कर रहा हूँ। सुझाव को फेंक दें, और आप सबसे कीमती सुझाव को फेंक देते हैं जो कभी आपको पेश किया गया था। यह मेरा सुझाव नहीं है। यह सबसे समझदार, व्यवहारिक, कठोर नेतृत्व वाले पुरुषों का सुझाव है जो पृथ्वी पर चले हैं। मैं इसे केवल आपको सेकंड हैंड देता हूँ। इसे आजमाएं, अपने दिमाग को हाथ में लें, और देखें कि कैसे यह प्रक्रिया जीवन की आधी बुराइयों को ठीक करती है, विशेषकर चिंता, उस दयनीय, शर्मनाक रोग चिंता। चिंतनशील मूड, मन को एकाग्र करने का व्यायाम, जिसके लिए दिन में कम से कम आधा घंटा दिया जाना चाहिए, पियानो पर तराजू की तरह एकमात्र प्रारंभिक है। किसी के जटिल जीव के उस सबसे अनियंत्रित सदस्य पर अधिकार प्राप्त करने के बाद उसे स्वाभाविक रूप से जुए में डालना पड़ता है। आज्ञाकारी मन रखने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसकी आज्ञाकारिता से किसी को अधिक से अधिक लाभ न हो। अध्ययन के एक लंबे प्राथमिक पाठ्यक्रम का संकेत दिया गया है। अब यह अध्ययन का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, यह कोई प्रश्न नहीं हो सकता। कभी कोई सवाल नहीं किया। सभी उम्र के सभी समझदार लोग इस पर सहमत हैं। और न वह साहित्य है, न वह कोई अन्य कला है, न वह इतिहास है, न वह कोई विज्ञान है। यह स्वयं का अध्ययन है। यार, अपने आप को जानो। ये शब्द इतने उलझे हुए हैं कि मैं इन्हें लिखने के लिए शर्मा जाता हूँ। फिर भी उन्हें लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लिखने की जरूरत है। इस पर लज्जित होकर मैं अपना शर्माना वापस लेता हूँ। यार, अपने आप को जानो। मैं इसे जोर से कहता हूँ। वाक्यांश उन वाक्यांशों में से एक है जिनसे हर कोई परिचित है, जिनमें से हर कोई मूल्य को स्वीकार करता है, और जो केवल सबसे चतुर व्यवहार में डालता है। मुझे नहीं पता क्यों, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आज के औसत नेक इरादे वाले व्यक्ति के जीवन में जो कुछ कमी है, वह है चिंतनशील मनोदशा। हम प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। मेरा मतलब है कि हम वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर विचार नहीं करते हैं, हमारी खुशी की समस्या पर, उस मुख्य दिशा पर जिस पर हम जा रहे हैं, जीवन हमें क्या दे रहा है, हमारे कार्यों को निर्धारित करने में किस कारण का हिस्सा है या नहीं, और हमारे सिद्धांतों और हमारे बीच के संबंध पर आचरण। और फिर भी तुम सुख की तलाश में हो ना? क्या आपने इसका पता लगाया है? संभावना है कि आपने नहीं किया है। संभावना है कि आप पहले ही विश्वास कर चुके हैं कि खुशी अप्राप्य है। लेकिन पुरुषों ने इसे हासिल कर लिया है, और उन्होंने यह महसूस करके इसे प्राप्त किया है कि खुशी शारीरिक या मानसिक आनंद की प्राप्ति से नहीं, बल्कि तर्क के विकास और आचरण के सिद्धांतों के समायोजन से उत्पन्न होती है। मुझे लगता है कि आप में इस बात को नकारने की हिम्मत नहीं होगी। और यदि आप इसे स्वीकार करते हैं और फिर भी अपने दिन का कोई भी हिस्सा अपने तर्क, सिद्धांतों और आचरण पर विचार करने के लिए समर्पित नहीं करते हैं, तो आप यह भी स्वीकार करते हैं कि एक निश्चित चीज के लिए प्रयास करते समय आप नियमित रूप से एक कार्य को पूर्ववत कर रहे हैं जो कि आवश्यक है उस वस्तु की प्राप्ति। अब क्या मैं शर्माऊं या तुम करोगे? डरो मत कि मेरा मतलब कुछ सिद्धांतों को आपके ध्यान में लाना है। मुझे परवाह नहीं है इस जगह पर आपके सिद्धांत क्या हैं। आपके सिद्धांत आपको चोरी की धार्मिकता में विश्वास करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
मैं केवल इतना आग्रह करता हूं कि जिस जीवन में आचरण सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है वह एक मूर्खतापूर्ण जीवन है, और वह आचरण केवल दैनिक परीक्षा, चिंतन और संकल्प के माध्यम से सिद्धांतों के अनुरूप बनाया जा सकता है। चोरों के स्थायी डेक का कारण यह है कि उनके सिद्धांत चोरी के विपरीत हैं। अगर वे वास्तव में चोरी की नैतिक उत्कृष्टता में विश्वास करते हैं तो दंडात्मक दास्ता का मतलब उनके लिए इतने खुशहाल वर्ष होंगे। सभी शहीद खुश हैं क्योंकि उनके आचरण और उनके सिद्धांत सहमत हैं। जहां तक की बात है, जो आचरण बनाता है और सिद्धांतों के निर्माण से असंबद्ध नहीं है, यह हमारे जीवन में हमारी कल्पना से कहीं अधिक छोटी भूमिका निभाता है। हमें उचित माना जाता है, लेकिन हम तर्कसंगत से कहीं अधिक सहज हैं। और जितना कम हम प्रतिबिंबित करेंगे, हम उतने ही कम तर्कसंगत होंगे। अगली बार जब आप वेटर के साथ क्रॉस करें क्योंकि आपका स्टेक अधिक पका हुआ है, तो अपने दिमाग के कैबिनेट रूम में कदम रखने का कारण पूछें और उससे सलाह लें। वह शायद आपको बताएगी कि वेटर ने स्टेक नहीं पकाया और स्टेक के पकाने पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, और यह कि भले ही वह अकेले ही दोषी हो, आपने क्रूज प्राप्त करके कुछ भी अच्छा नहीं किया। आपने केवल अपनी गरिमा खो दी, समझदार पुरुषों की नज़र में मूर्ख देखा और वेटर को खट्टा कर दिया, जबकि स्टेक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तर्क के साथ इस परामर्श का परिणाम, जिसके लिए वह कोई शुल्क नहीं लेती, यह होगा कि जब एक बार आपका स्टेक अधिक पक जाएगा तो आप वेटर के साथ एक साथी प्राणी के रूप में व्यवहार करेंगे, एक दयालु भावना में काफी शांत रहेंगे और विनम्रता से आग्रह करेंगे एक ताज़ा स्टेक होना। लाभ स्पष्ट और ठोस होगा। सिद्धांतों के निर्माण या संशोधन में और आचरण के अभ्यास में मुद्रित पुस्तकों से बहुत सहायता प्राप्त की जा सकती है, प्रत्येक 6 पेंस और ऊपर की ओर जारी। मैंने अपने पिछले अध्याय मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेट्स में उल्लेख किया है। कुछ और भी व्यापक रूप से ज्ञात कार्य स्मृति में एक ही बार में घटित होंगे। मैं पास्कल, ला ब्रूएरे और इमर्सन का भी उल्लेख कर सकता हूँ। मेरे लिए, आप मुझे मेरे मार्कस ऑरेलियस के बिना यात्रा करते हुए नहीं पकड़ सकते। हाँ, किताबें मूल्यवान हैं, लेकिन किताबों का कोई भी पठन दैनिक, स्पष्ट, ईमानदार परीक्षा की जगह नहीं लेगा कि उसने हाल ही में क्या किया है और वह क्या करने जा रहा है। अपने आप को चेहरे पर स्थिर रूप से देखना भले ही दृष्टि हो सकती है। यह महत्वपूर्ण कार्य कब पूरा होगा? घर की शाम की यात्रा का एकांत मुझे इसके लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। एक चिंतनशील मनोदशा स्वाभाविक रूप से दिन भर की कमाई अर्जित करने के प्रयास का अनुसरण करती है। बेशक, अगर एक प्राथमिक और गहन महत्वपूर्ण कर्तव्य में भाग लेने के बजाय आप पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, जिसे आप अपने खाने की प्रतीक्षा करते समय भी पढ़ सकते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन दिन के किसी न किसी समय इसमें अवश्य भाग लें। अब मैं शाम के समय पर आता हूँ। कला में रुचि। बहुत से लोग शाम को आलस्य का एक नियमित और निर्बाध मार्ग अपनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आलस्य के अलावा कोई विकल्प नहीं है बल्कि साहित्य का अध्ययन है, और उन्हें साहित्य का शौक नहीं है। यह एक बड़ी भूल है। बेशक, मुद्रित पुस्तकों की सहायता के बिना किसी भी चीज़ का ठीक से अध्ययन करना असंभव है या किसी भी तरह से बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप पुल या नाव नौकायन की गहरी गहराई को समझना चाहते हैं तो आपको पुल या नाव नौकायन पर सबसे अच्छी किताबें पढ़ने से साहित्य में रुचि की कमी से नहीं रोका जाएगा। इसलिए हमें साहित्य और उन विषयों की पुस्तकों के बीच अंतर करना चाहिए जो साहित्यिक नहीं हैं। मैं समय आने पर साहित्य में आऊंगा। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरेडिथ को कभी नहीं पढ़ा है और जो इस चर्चा से विचलित होने में सक्षम है कि श्री स्टीफन फिलिप्स एक सच्चे कवि हैं या नहीं, कि वे पूरी तरह से अपने अधिकारों के भीतर हैं। साहित्य से प्रेम न करना कोई अपराध नहीं है। यह नादानी की निशानी नहीं है। साहित्य के मंदारिन उस दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति को तत्काल फांसी देने का आदेश देंगे जो टेनिसन पर वर्ड्सवर्थ के प्रभाव को नहीं समझता है। लेकिन यह उनकी केवल बेहूदगी है। वे कहाँ होंगे, मुझे आश्चर्य है, अगर तचिकोवस्की की दयनीय सिम्फनी बनाने के लिए गए प्रभावों की व्याख्या करने का अनुरोध किया जाए। साहित्य के बाहर ज्ञान के बहुत बड़े क्षेत्र हैं जो साधकों को शानदार परिणाम देंगे। उदाहरण के लिए, चूंकि मैंने अभी अभी इंग्लैंड में उच्च श्रेणी के संगीत के सबसे लोकप्रिय अंश का उल्लेख किया है, मुझे याद दिलाया गया है कि प्रोमेनिक कॉन्सर्ट अगस्त में शुरू होते हैं। तुम उनके पास जाओ। आप अपना सिगार या सिगरेट पीते हैं और मुझे यह कहते हुए खेद है कि आप लोहेंग्रेन ओवरचर के नर्म सलाखों के दौरान अपने मैचों को मारते हैं और आप संगीत का आनंद लेते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि आप पियानो या बेला या बैंजो भी नहीं बजा सकते, कि आप संगीत के बारे में कुछ नहीं जानते। उससे क्या फर्क पड़ता है? संगीत के प्रति आपकी सच्ची रुचि इस तथ्य से सिद्ध होती है कि अपने हॉल को आपके और आपके साथियों से भरने के लिए कंडक्टर को ऐसे कार्यक्रम प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता है जिसमें से खराब संगीत को लगभग पूरी तरह से बाहर रखा जाता है। पुराने कोवेंट गार्डन से एक बदलाव दिन। अब निश्चित रूप से एक पियानो पर द मैडन की प्रार्थना करने में आपकी अक्षमता आपको ऑर्केस्ट्रा के निर्माण से परिचित होने से नहीं रोक सकती है, जिसमें आप कुछ महीनों के दौरान सप्ताह में 1-2 रातें सुनते हैं। जैसा कि चीजें हैं, आप शायद ऑर्केस्ट्रा के बारे में सोचते हैं कि ध्वनि के एक भ्रमित स्वीकार्य द्रव्यमान उत्पन्न करने वाले उपकरणों के विषम द्रव्यमान के रूप में। आप विवरण के लिए नहीं सुनते क्योंकि आपने विवरणों को सुनने के लिए अपने कानों को कभी प्रशिक्षित नहीं किया है। यदि आपको सी माइनर सिम्फनी की शुरुआत में महान विषय को बजाने वाले उपकरणों के नाम देने के लिए कहा जाता है, तो आप उन्हें अपने जीवन के लिए नाम नहीं दे सकते। फिर भी आप सी माइनर सिम्फनी की प्रशंसा करते हैं। इसने आपको रोमांचित कर दिया है। यह आपको फिर से रोमांचित कर देगा। आपने इसके बारे में विस्तृत मनोदशा में उस महिला से भी बात की है। आप जानते हैं कि मेरा मतलब किससे है। और आप केवल सी माइनर सिम्फनी के बारे में सकारात्मक रूप से कह सकते हैं कि बीथोवेन ने इसकी रचना की थी और यह एक मजेदार अच्छी बात है। अब यदि आपने पढ़ा है तो कहें, मिस्टर क्रेहबील का संगीत कैसे सुने, जो किसी भी पुस्तक विक्रेता के पास अलहम्ब्रा में एक स्टॉल की कीमत से कम में प्राप्त किया जा सकता है और जिसमें सभी ऑर्केस्ट्रा उपकरणों और योजनाओं की तस्वीरें शामिल हैं। ऑर्केस्ट्रा की व्यवस्था के बारे में आप अगली बार एक सैरगाह संगीत कार्यक्रम में जाएंगे जिसमें रुचि की आश्चर्यजनक तीव्रता होगी। एक भ्रमित द्रव्यमान के बजाय ऑर्केस्ट्रा आपको वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि यह है, एक अद्भुत संतुलित जीव जिसके सदस्यों के विभिन्न समूहों में से प्रत्येक का एक अलग और एक अनिवार्य कार्य है। आप वाद्ययंत्रों की जासूसी करेंगे और उनकी संबंधित ध्वनियों को सुनेंगे।
आप उस खाड़ी को जानते होंगे जो एक फ्रांसीसी हॉर्न को एक अंग्रेजी हॉर्न से अलग करती है, और आप समझेंगे कि हॉटबॉय के एक खिलाड़ी को फिडलर की तुलना में अधिक वेतन क्यों मिलता है, हालांकि बेला अधिक कठिन साधन है। आप एक सैर सपाटे के संगीत समारोह में रहेंगे, जबकि पहले आप वहां केवल एक सुंदर कोमा की स्थिति में मौजूद थे, जैसे कोई बच्चा किसी चमकीली वस्तु को देख रहा हो। संगीत के वास्तविक, व्यवस्थित ज्ञान की नींव रखी जा सकती है। आप या तो संगीत के एक विशेष रूप जैसे सिम्फनी या किसी विशेष संगीतकार के कार्यों पर अपनी पूछताछ में विशेषज्ञ हो सकते हैं। 48 सप्ताह के एक वर्ष के अंत में प्रत्येक 3 संक्षिप्त शामें आपके बढ़ते ज्ञान से चुने गए संगीत कार्यक्रमों और उपस्थितियों के अध्ययन के साथ आप वास्तव में संगीत के बारे में कुछ जान पाएंगे, भले ही आप उतने ही दूर थे कभी पियानो पर द मैडन की प्रार्थना को झकझोरने से। लेकिन मुझे संगीत से नफरत है। आप बताओ मेरे प्रिय महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूँ। संगीत पर जो लागू होता है वह अन्य कलाओं पर भी लागू होता है। मैं मिस्टर क्लेरमोंट विट की हाउ टू लोकेट पिक्चर्स या मिस्टर रसेल स्टर्गिस की हाउ टू जज आर्किटेक्चर का उल्लेख अन्य कलाओं में व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण ज्ञान की शुरुआत केवल शुरुआत के रूप में कर सकता हूं, जिनके अध्ययन के लिए सामग्री लंदन में प्रचुर मात्रा में है। मुझे सभी कलाओं से नफरत है। आप बताओ मेरे प्रिय महोदय, मैं आपका अधिक से अधिक सम्मान करता हूं। साहित्य में आने से पहले मैं आपके मामले पर आगे विचार करूंगा। जीवन में कुछ भी नीरस नहीं है। कला एक महान चीज है, लेकिन यह सबसे बड़ा नहीं है। सभी धारणाओं में सबसे महत्वपूर्ण कारण और प्रभाव की निरंतर धारणा है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड के निरंतर विकास की धारणा, दूसरे शब्दों में विकास के पाठ्यक्रम की धारणा। जब कोई अपने सिर में पूरी तरह से इस प्रमुख सत्य को धारण कर लेता है कि बिना किसी कारण के कुछ भी नहीं होता है, तो वह न केवल बड़े दिमाग वाला होता है, बल्कि बड़े दिल वाला होता है। किसी की घड़ी चोरी होना मुश्किल है, लेकिन यह दर्शाता है कि घड़ी का चोर आनुवंशिकता और पर्यावरण के कारणों से चोर बन गया, जो वैज्ञानिक रूप से समझने योग्य जितना दिलचस्प है, और एक और घड़ी खरीदता है, अगर खुशी के साथ नहीं तो किसी भी तरह से एक दर्शन के साथ जो कड़वाहट को असंभव बना देता है। कारण और प्रभाव के अध्ययन में व्यक्ति उस बेतुकी हवा को खो देता है जिसे इतने सारे लोग जीवन की उत्सुकता से हमेशा हैरान और पीड़ित होते हैं। ऐसे लोग मानव स्वभाव के बीच ऐसे रहते हैं जैसे मानव स्वभाव भयानक विदेशी रीति रिवाजों से भरा एक विदेशी देश हो। लेकिन परिपक्वता तक पहुंचने के बाद एक अजनबी देश में अजनबी होने पर शर्म आनी चाहिए। कारण और प्रभाव का अध्ययन, जबकि यह जीवन की पीड़ा को कम करता है, जीवन की सुरम्यता को जोड़ता है। वह व्यक्ति जिसके लिए विकास केवल एक नाम है, समुद्र को एक भव्य नीरस तमाशा के रूप में देखता है, जिसे वह अगस्त में 3 शिलिंग तृतीय श्रेणी की वापसी के लिए देख सकता है। जो व्यक्ति विकास, निरंतर कारण और प्रभाव के विचार से ओतप्रोत है, वह समुद्र में एक ऐसे तत्व को देखता है जो भूतपूर्व भूविज्ञान में वाष्प था, जो कल उबल रहा था और जो कल अनिवार्य रूप से बर्फ होगा। वह अनुभव करता है कि एक तरल पदार्थ केवल ठोस होने की राह पर है, और वह जीवन की जबरदस्त परिवर्तनशील सुरम्यता की भावना से प्रवेश करता है। इसकी लगातार खेती की सराहना की तुलना में कुछ भी अधिक टिकाऊ संतुष्टि नहीं देगा। यह सभी विज्ञानों का अंत है। कारण और प्रभाव हर जगह देखने को मिलते हैं। शेपर्ड बुश में किराए बढ़ गए। यह दर्दनाक और चौंकाने वाला था कि शेपर्ड बुश में किराए में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन एक निश्चित बिंदु तक हम सभी कारण और प्रभाव के वैज्ञानिक छात्र हैं, और ल्योंस रेस्तरां में कोई क्लर्क लंच नहीं करता था जो वैज्ञानिक रूप से 2 और 2 को एक साथ नहीं रखता था और एक बार 2 पेनी ट्यूब में एक का कारण देखता था। शेपर्ड बुश में विग्वाम की अत्यधिक मांग और विग्वाम की अत्यधिक मांग में विग्वाम की कीमत में वृद्धि का कारण है। सरल, तुम कहते हो, तिरस्कारपूर्वक। सब कुछ ब्रह्मांड की संपूर्ण जटिल गति जितनी सरल है, जब आप पर्याप्त रूप से 2 और 2 को एक साथ रख सकते हैं। और मेरे प्रिय महोदय, शायद आप एक एस्टेट एजेंट के क्लर्क होते हैं और आप कला से नफरत करते हैं और आप अपनी अमर आत्मा को बढ़ावा देना चाहते हैं और आप अपने व्यवसाय में दिलचस्पी नहीं ले सकते क्योंकि यह बहुत ही नीरस है। कुछ भी नीरस नहीं है। जीवन का जबरदस्त परिवर्तनशील सुरम्य एक एस्टेट एजेंट के कार्यालय में आश्चर्यजनक रूप से दिखाया गया है। क्या ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में ट्रैफिक जाम था? ब्लॉक से बचने के लिए लोगों ने वास्तव में तहखाने और नालियों के नीचे यात्रा करना शुरू कर दिया और परिणाम शेपर्ड बुश में किराए में वृद्धि थी। और आप कहते हैं कि यह सुरम्य नहीं है। मान लीजिए कि आपको इसी भावना से लंदन में संपत्ति के सवाल का हर दूसरे शाम 1.5 घंटे अध्ययन करना है। क्या यह आपके व्यवसाय को उत्साह नहीं देगा और आपके पूरे जीवन को बदल देगा? आप अधिक कठिन समस्याओं पर पहुंचेंगे और आप हमें यह बताने में सक्षम होंगे कि क्यों कारण और प्रभाव के प्राकृतिक परिणाम के रूप में लंदन की सबसे लंबी सीधी सड़क की लंबाई लगभग 1.5 गज है, जबकि पेरिस की सबसे लंबी बिल्कुल सीधी सड़क मीलों तक फैली हुई है। मुझे लगता है कि आप स्वीकार करेंगे कि एक एस्टेट एजेंट के क्लर्क में मैंने ऐसा उदाहरण नहीं चुना है जो विशेष रूप से मेरे सिद्धांतों के पक्ष में हो। आप एक बैंक क्लर्क हैं और आपने वर्बेटिम रोमांस एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रचंड वाल्टर बैगहॉट की लॉम्बार्ड स्ट्रीट नहीं पढ़ा है। मेरे प्रिय महोदय, यदि आपने इसके साथ शुरुआत की होती और हर शाम 90 मिनट तक इसका पालन किया, तो आपका व्यवसाय आपके लिए कितना आकर्षक होगा और आप मानव स्वभाव को और कितना स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। आप शहर में लिखे गए हैं, लेकिन आप देश के भ्रमण और वन्य जीवन के अवलोकन से प्यार करते हैं, निश्चित रूप से एक हृदय विदारक मोड़। आप अपने घर के दरवाजे से अपनी चप्पलों में तितली के जाल के साथ रात के निकटतम गैस लैंप तक क्यों नहीं जाते और आम और दुर्लभ पतंगों के वन्य जीवन का निरीक्षण करते हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं और समन्वय करते हैं, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया और उस पर एक अधिरचना का निर्माण किया और अंत में किसी चीज के बारे में कुछ जान पाया। पूरी तरह से जीने के लिए आपको न तो कला के प्रति समर्पित होना चाहिए और न ही साहित्य के प्रति। दैनिक आदत और दृश्य का पूरा क्षेत्र उस जिज्ञासा को संतुष्ट करने की प्रतीक्षा कर रहा है जिसका अर्थ है जीवन और जिसकी संतुष्टि का अर्थ है एक समझदार दिल। हे मनुष्य, जो कला और साहित्य से घृणा करता है, मैंने तेरे मामले से निपटने का वादा किया है और मैंने इसे निपटा दिया है। मैं अब उस व्यक्ति के मामले में आता हूं जो बहुत ही सामान्य है, जो पढ़ना पसंद करता है।
गंभीर पढ़ना। उपन्यासों को गंभीर पढ़ने से बाहर रखा गया है ताकि जो व्यक्ति आत्मसुधार पर आमादा हो, वह चार्ल्स डिकेंस के कार्यों के पूर्ण अध्ययन के लिए सप्ताह में 3 बार 90 मिनट समर्पित करने का निर्णय ले रहा हो, उसे अपनी योजनाओं को बदलने की सलाह दी जाएगी। इसका कारण यह नहीं है कि उपन्यास गंभीर नहीं है, दुनिया के कुछ महानतम साहित्य गद्य कथा के रूप में है। इसका कारण यह है कि बुरे उपन्यासों को नहीं पढ़ा जाना चाहिए और अच्छे उपन्यास कभी भी किसी भी प्रशंसनीय मानसिक अनुप्रयोग की मांग नहीं करते हैं। पाठक का हिस्सा। मेरेडिथ के उपन्यासों के केवल बुरे हिस्से ही कठिन हैं। एक अच्छा उपन्यास आपको धारा के नीचे एक चट्टान की तरह आगे बढ़ाता है और आप अंत में पहुंचते हैं, शायद बेदम, लेकिन बिना थके। सबसे अच्छे उपन्यासों में कम से कम तनाव शामिल होता है। अब मन की साधना में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है तनाव की भावना, कठिनाई की, एक कार्य की भावना जिसे आप में से एक हिस्सा प्राप्त करने के लिए उत्सुक है और आप में से दूसरा हिस्सा संकोच करने के लिए उत्सुक है, और वह भावना उपन्यास का सामना करने में नहीं मिल सकती। आप अन्ना करेनिना पढ़ने के लिए अपने दांत सेट नहीं करते हैं। इसलिए हालांकि आपको उपन्यास पढ़ना चाहिए, आपको उन्हें उन 90 मिनटों में नहीं पढ़ना चाहिए। कल्पनाशील कविता उपन्यासों की तुलना में कहीं अधिक मानसिक तनाव पैदा करती है। यह साहित्य के किसी भी रूप का शायद सबसे गंभीर तनाव पैदा करता है। यह साहित्य का सर्वोच्च रूप है। यह आनंद का उच्चतम रूप देता है और ज्ञान के उच्चतम रूप को सिखाता है। एक शब्द में, इसकी तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं यह बात इस तथ्य से दुखी चेतना के साथ कह रहा हूं कि अधिकांश लोग कविता नहीं पढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि कई उत्कृष्ट व्यक्ति, यदि उनके सामने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ने और टाट के कपड़े में घुटनों के बल ट्राफल्गर स्क्वायर के चक्कर लगाने के विकल्प का सामना करना पड़ा, तो वे सार्वजनिक उपहास की परीक्षा चुनेंगे। फिर भी मैं अपने दोस्तों और दुश्मनों को किसी भी चीज से पहले कविता पढ़ने की सलाह देना कभी बंद नहीं करूंगा। यदि कविता आपके लिए एक सीलबंद पुस्तक कहलाती है, तो सामान्य रूप से कविता की प्रकृति पर हेजलिट के प्रसिद्ध निबंध को पढ़कर शुरू करें। यह अंग्रेजी में अपनी तरह की सबसे अच्छी चीज है और इसे पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति संभवतः इस गलतफहमी में नहीं हो सकता है कि कविता एक मध्यकालीन यातना है, या एक पागल हाथी, या एक बंदूक है जो अपने आप चली जाएगी और 40 कदम पर मार डालेगी। वास्तव में उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति की कल्पना करना कठिन है जो हेजलिट के निबंध को पढ़ने के बाद अपने अगले भोजन से पहले कुछ कविता पढ़ने की तत्काल इच्छा नहीं रखता है। यदि निबंध आपको इतना प्रेरित करता है तो मेरा सुझाव है कि आप विशुद्ध रूप से कथात्मक कविता के साथ शुरुआत करें। जॉर्ज एलियट या ब्रोंटेस या यहां तक जेन ऑस्टेन द्वारा किसी भी चीज की तुलना में एक महिला द्वारा लिखित एक असीम रूप से बेहतर अंग्रेजी उपन्यास है जिसे शायद आपने नहीं पढ़ा है। इसका शीर्षक ऑरोरा ले है और इसके लेखक ई बी ब्राउनिंग हैं। यह पद्य में लिखा गया होता है और वास्तव में अच्छी कविता की काफी मात्रा में होता है। उस किताब को पढ़ने का फैसला करें, भले ही आप इसके लिए मर जाएं। भूल जाओ कि यह अच्छी कविता है। इसे केवल कहानी और सामाजिक विचारों के लिए पढ़ें, और जब आप कर लें तो अपने आप से ईमानदारी से पूछें कि क्या आप अभी भी कविता को नापसंद करते हैं। मैं एक से अधिक लोगों को जानता हूं जिनके लिए अरोरा लेह यह साबित करने का माध्यम रहा है कि यह मानने में कि वे कविता से नफरत करते थे, वे पूरी तरह से गलत थे। बेशक, अगर हेजलिट के बाद और हेजलिट के प्रकाश में किए गए इस तरह के प्रयोग के बाद आपको अंततः आश्वासन दिया जाता है कि आप में कुछ ऐसा है जो कविता के विरोधी है, तो आपको इतिहास या दर्शन से संतुष्ट होना चाहिए। मुझे इसका पछतावा होगा, फिर भी असंगत नहीं। द डिक्लाइन एंड फॉल का नाम उसी दिन पैराडाइज लॉस्ट के साथ नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन यह एक बहुत ही सुंदर चीज है। और हर्बर्ट स्पेंसर के फर्स्ट प्रिंसिपल्स केवल कविता के दावों पर हंसते हैं और किसी भी मानव मन के सबसे राजसी उत्पाद के रूप में स्वीकार किए जाने से इनकार करते हैं। मैं यह सुझाव नहीं देता कि इनमें से कोई भी कार्य मानसिक तनाव में एक टायरो के लिए उपयुक्त है, लेकिन मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि 1 साल तक लगातार पढ़ने के बाद कोई भी औसत बुद्धि वाला व्यक्ति इतिहास या दर्शन की सर्वोच्च कृतियों पर हमला करने के लायक क्यों न हो जाए। उत्कृष्ट कृतियों की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि वे आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट हैं। मेरा सुझाव है कि शुरुआत के रूप में कोई विशेष कार्य न करें। मेरे आदेश पर अंतरिक्ष में प्रयास व्यर्थ होगा, लेकिन मेरे पास एक खास महत्व के 2 सामान्य सुझाव हैं। पहला है अपने प्रयासों की दिशा और दायरे को परिभाषित करना। एक सीमित अवधि या एक सीमित विषय या एक लेखक चुनें। अपने आप से कहो, मैं फ्रांसीसी क्रांति या रेलवे के उदय या जॉन कीट्स के कार्यों के बारे में कुछ जानूंगा। और एक निश्चित अवधि के दौरान पहले से तय होने के लिए अपने आप को अपनी पसंद तक सीमित रखें। एक विशेषज्ञ होने से प्राप्त होने में बहुत खुशी होती है। दूसरा सुझाव सोचने के साथ साथ पढ़ने का भी है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पढ़ते और पढ़ते हैं और इससे उन्हें जो भी अच्छा होता है वे रोटी और मक्खन भी काट सकते हैं। वे पढ़ने के लिए वैसे ही लेते हैं जैसे बेहतर पुरुष पीने के लिए लेते हैं। वे एक मोटर कार पर साहित्य के शायरों के माध्यम से उड़ते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य गति है। वे आपको बताएंगे कि उन्होंने 1 साल में कितनी किताबें पढ़ी हैं। जब तक आप जो पढ़ रहे हैं उस पर सावधानीपूर्वक थकाऊ चिंतन या पहली बार में एक भयानक बोर है के लिए कम से कम 45 मिनट का समय नहीं देते हैं, तो आपके रात के 90 मिनट मुख्य रूप से बर्बाद हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी गति धीमी होगी। कोई बात नहीं, लक्ष्य भूल जाओ, केवल आसपास के देश के बारे में सोचो और एक अवधि के बाद, शायद जब आप इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं, तो आप अचानक अपने आप को एक पहाड़ी पर एक सुंदर शहर में पाएंगे। से बचने के लिए खतरे। मैं इन संकेतों को समाप्त नहीं कर सकता। अक्सर मुझे डर है, बहुत उपदेशात्मक और अचानक, जीवन के महान अंत तक, वनस्पति से अलग के रूप में अपने समय के पूर्ण उपयोग पर कुछ खतरों का संक्षेप में उल्लेख किए बिना, जो ईमानदार आकांक्षी की प्रतीक्षा में हैं। जीवन, पहला सबसे घिनौना और कम से कम लोगों का समर्थन करने योग्य बनने का भयानक खतरा है एक सुअर। अब एक प्रिग एक पट फेलो है जो खुद को श्रेष्ठ ज्ञान की हवा देता है। एक सुअर एक घमंडी मूर्ख है जो एक औपचारिक सैर के लिए बाहर गया है और यह जाने बिना कि उसने अपनी पोशाक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया है, अर्थात उसका सेंस ऑफ ह्यूमर। पिग एक थका देने वाला व्यक्ति होता है जो खोज करने के बाद अपनी खोज से इतना प्रभावित होता है कि वह गंभीर रूप से अप्रसन्न होने में सक्षम होता है क्योंकि पूरी दुनिया भी उससे प्रभावित नहीं होती है। अनजाने में सुअर बनना एक आसान और घातक बात है।
इसलिए जब कोई अपने सभी समय का उपयोग करने के उद्यम पर निकलता है तो यह याद रखना ठीक है कि अपना समय, न कि अन्य लोगों का समय, वह सामग्री है जिसके साथ उसे निपटना है। कि घंटों के बजट को संतुलित करना शुरू करने से पहले पृथ्वी बहुत आराम से लुढ़कती है, और यह कि यह समय के राजकोष के चांसलर की अपनी नई भूमिका में सफल होता है या नहीं, यह बहुत आराम से लुढ़कता रहेगा। एक व्यक्ति जो कर रहा है उसके बारे में बहुत अधिक बकबक नहीं करना है, और एक पूरी दुनिया के तमाशे पर एक बहुत ही दर्दनाक उदासी को धोखा देना नहीं है जो जानबूझकर हर दिन इतने घंटे बर्बाद कर रहा है और इसलिए वास्तव में कभी नहीं जी रहा है। अंततः यह पाया जाएगा कि स्वयं की देखभाल करने में व्यक्ति के पास वह सब कुछ है जो वह कर सकता है। एक और खतरा रथ के गुलाम की तरह एक कार्यक्रम से बंधे होने का खतरा है। किसी के कार्यक्रम को एक के साथ भागने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन इसे बुत के रूप में नहीं पूजा जाना चाहिए। दैनिक रोजगार का कार्यक्रम कोई धर्म नहीं है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। फिर भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका जीवन अपने लिए बोझ है और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए एक कष्टदायक बोझ है, क्योंकि वे स्पष्ट की सराहना करने में विफल रहे हैं। ओह नहीं, मैंने शहीद पत्नी को यह कहते सुना है, आत हमेशा 8 बजे कुत्ते को व्यायाम के लिए बाहर ले जाता है और वह हमेशा 9:15 बजे पढ़ना शुरू करता है। तो यह इस सवाल से बिल्कुल बाहर है कि हमें आदि आदि और उसवादी आवाज में पूर्ण अंतिमता के नोट से करिए कि अप्रत्याशित और हास्यास्पद त्रासदी का पता चलता है। दूसरी ओर एक कार्यक्रम है, और जब तक इसे सम्मान के साथ व्यवहार नहीं किया जाता है, यह एक घटिया मजाक के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता है। किसी के कार्यक्रम को सही मात्रा में सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए, बहुत अधिक नहीं और बहुत कम लोच के साथ जीने के लिए, यह शायद ही एक साधारण मामला है जो अनुभवहीन के लिए प्रतीत हो सकता है। और फिर भी एक और खतरा है जल्दबाजी की नीति विकसित करने का खतरा, धीरे धीरे अधिक से अधिक जुनूनी होना जो किसी को आगे करना है। इस तरह कोई कारागार की तरह अस्तित्व में आ सकता है और किसी का जीवन स्वयं का नहीं रह सकता है। कोई 8 बजे कुत्ते को टहलने के लिए ले जा सकता है और पूरे समय इस बात पर ध्यान दे सकता है कि किसी को 9:15 बजे पढ़ना शुरू करना चाहिए और उसे देर नहीं करनी चाहिए। और कभी कभी जानबूझकर किसी के कार्यक्रम को तोड़ने से मामलों को सुधारने में मदद नहीं मिलेगी। बुराई किसी के प्रयास में लोच के बिना बने रहने से नहीं, बल्कि मूल रूप से बहुत अधिक प्रयास करने से, किसी के कार्यक्रम को खत्म होने तक भरने से उत्पन्न होती है। कार्यक्रम का पुनर्गठन करना और कम प्रयास करना ही एकमात्र इलाज है। लेकिन ज्ञान की भूख उस चीज से बढ़ती है जिसे वह खिलाती है, और ऐसे लोग हैं जो निरंतर प्रयास की बेदम हड़बड़ी को पसंद करते हैं। उनमें से यह कहा जा सकता है कि एक निरंतर श्वास प्रश्वास की हड़बड़ी एक अनंत नींद से बेहतर है। किसी भी मामले में यदि कार्यक्रम दमनकारी होने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है और फिर भी कोई इसे संशोधित नहीं करना चाहता है, तो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अतिरंजित विचार विमर्श के साथ एक उत्कृष्ट उपशामक है। उदाहरण के लिए, सेंट बर्नार्ड का पीछा करने और किताब खोलने के बीच पूर्ण मानसिक शांति में 5 मिनट बिताने के लिए, दूसरे शब्दों में, उन्हें बर्बाद करने की पूरी चेतना के साथ 5 मिनट बर्बाद करना। आखिरी और सबसे बड़ा खतरा जो मैं इंगित करूंगा वह है जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया है, उद्यम के प्रारंभ में विफलता का जोखिम। मुझे इस पर जोर देना चाहिए। शुरुआत में एक विफलता पूरी तरह से जीवन शक्ति की ओर नवजात शिशु के आवेग को आसानी से मार सकती है, और इसलिए इससे बचने के लिए हर सावधानी बरतनी चाहिए। आवेग पर अधिक कर नहीं लगाया जाना चाहिए। पहली गोद की गति और भी बेतुकी धीमी हो, लेकिन इसे जितना हो सके नियमित रहने दें। और एक बार एक निश्चित कार्य को प्राप्त करने का निर्णय लेने के बाद उसे हर कीमत पर थकाऊ और अरुचि के साथ प्राप्त करें। एक थकाऊ श्रम को पूरा करने के आत्मविश्वास में लाभ बहुत अधिक है। अंत में, उन शाम के घंटों के पहले व्यवसायों को चुनने में अपने स्वाद और प्राकृतिक झुकाव के अलावा कुछ भी निर्देशित न करें। दर्शन शास्त्र का वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया होना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको दर्शन शास्त्र पसंद नहीं है और गली रोजों के प्राकृतिक इतिहास को पसंद करना है, तो बेहतर होगा कि आप दर्शन को छोड़ दें और नुक्कड़ नापसंद का सहारा लें।